गाइस वेलकम। हमारी वीडियो में आपका वापस से स्वागत हो चुका है और आज हम आ चुके हैं एक और नए चैप्टर के साथ जिसका नाम आपको पता ही है, नेशनलिज्म इन इंडिया। भारत में राष्ट्रवाद कैसे आया, कैसे हमारा देश अंग्रेजों के शासन से आजाद हुआ और हम कैसे इस आजादी के पहलू से जुड़े, ये पूरी चीज हम आज पढ़ेंगे इस चैप्टर में आप हमारे साथ बने रहिए और हम पूरा आपका इस स्लाइड से इनसे बाहर बहुत ही कम क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। अधिकतर आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं से और इन्हीं टॉपिक पे आएंगे, तो बने रहिएगा। जय श्री राम। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो नेशनलिज्म क्या होता है? कनेक्ट विद द प्रीवियस चैप्टर। इसको आप प्रीवियस चैप्टर से कनेक्ट करना। देखिए वहां पे भी नेशनलिज्म था, लेकिन वो यूरोप की बात थी। ये हमारे इंडिया की बात है। फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट। इसमें क्या होता है, एक नेशन स्टेट बनता है, एम्पायर हटके आपके नेशन स्टेट आ जाएंगे। चेंज इन द पीपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु दे वर एंड डिफाइंड देयर डिग्निटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। मतलब लोग आपस में डिग्निटी, सेंस ऑफ बिलोंगिंग लोगों में बढ़ती है कि ये हमारे एरिया का इंसान है, ये हमारी तरह रहता है, इसका मतलब ये हमारे नेशन का व्यक्ति है। अब आपको भी पता होगा कि हम इंडियंस में और अफ्रीकन में कितना ज्यादा अंतर दिखता है, हमको साफ दिखता है, क्योंकि वो उनके नेशन के लोग हैं, ये अपने नेशन के लोग हैं। तो हर जगह अलग अलग नेशन के लोगों के साथ अलग अलग होते हैं। तो जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग है, वहां का कल्चर अलग है, अपने यहाँ का कल्चर अलग है दोस्तों। सॉरी, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग बताई जाती है जो एक नेशन की होती है। न्यू सिंबल एंड आइकॉन, न्यू सॉन्ग एंड न्यू आइडिया कंपोज। देखिए नए सिंबल बनाए गए। जब नेशनलिज्म भारत में आया ना, तो ऐसे ही नहीं आया एक दिन में, उसके लिए नए सिंबल बनाए गए, नए आइकॉन्स बनाए गए, न्यू सॉन्ग्स बनाए गए, जैसे वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलय जय श्रीराम, शस्त्र श्यामलाम, बोलिए तो मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। तो ऐसे जो गाने बनाए गए, बहुत सुपर कंपोज किए गए। तो ये जो चीजें करी गई ना दोस्तों, ये सब चीजें कि यही आपकी नेशनलिज्म की भावना को जगाती है। जब आप 15 अगस्त पे जब आप जनगण मन बोलते हैं, तो वो जो आपकी फीलिंग होती है वही नेशनलिज्म है। और वो क्यों आई? जब आप जनगण मन बोलते हैं इसलिए। तो नए सॉन्ग की वजह से आई। सिंबल हमारे लिए, हमारा ट्राइकलर फ्लैग एक सिंबल है। आइकॉन हमारे देश का आइकॉन आप मान सकते हैं, वो अशोक चक्र को आप हमारे देश का आइकॉन मान सकते हैं, है ना। लिंक डिफाइंड विद द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटी, और ये कम्युनिटी की बाउंड्री के हिसाब से भी बताया जा सकता है। तो देखिए अब हम देखते हैं हाउ डिड द कॉन्स्टिट्यूशन इमर्ज इन इंडिया। देखिए इंडिया में नेशनलिज्म कैसे आया, उसके बारे में हम जानेंगे, है ना। कि हमारा जो देश है प्यारा सा इंडिया, इसमें कॉन्शियसनेस इमर्ज कैसे हुई, कॉन्शियसनेस कैसे हुई, लोगों को ये जागरूकता कैसे हुई कि हमारा देश एक इंडिया कैसे बना, मतलब अंग्रेजों के जाने के बाद। हम इसी को ही हमारे चैप्टर में पढ़ेंगे आज के में, तो आप सब रेडी रहिए। तो देखिए यहाँ पे कि हिस्ट्री ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया में हम देखेंगे कि नेशनलिज्म इन इंडिया क्या है। नेशनलिज्म इज इमीडिएटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से ये नेशनलिज्म हमेशा से कनेक्ट रहा है। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट उस टाइम का मूवमेंट जब इंडिया कॉलोनाइज था। डिस्कवरिंग द यूनिटी ऑफ द प्रोसेस देयर स्ट्रगल विद कॉलोनाइजेशन। जब उनका ये दर्शाता है कि क्या स्ट्रगल हुए हमारे क्रांतिकारियों ने, क्या स्ट्रगल करे थे कॉलोनाइजिंग के टाइम पर। बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द कॉलोनाइजेशन डिफरेंटली। एक्सपीरियंस वर फील्ड देयर नेशन फ्रीडम नॉट ऑलवेज द सेम। हर क्लास ने अपने तरीके से नेशनलिज्म की भावना को जगाया। हर इंसान अपने तरीके से नेशनलिज्म चाहता था, हर इंसान अपने तरीके से नेशनलिज्म को जानना चाहता था, हर इंसान ने अपने तरीके से आंदोलन करे। भगत सिंह जी ने उनके तरीके से नेशनलिज्म की भावना को बताया, सुभाष चंद्र बोस जी ने उनके तरीके से नेशनलिज्म की भावना को बताया, अलग अलग हमारे सामान्य क्रांतिकारियों ने उनकी हर तरीके से नेशनलिज्म की भावना को बताया। उसी तरीके से आप देखिए कि क्वेश्चन उठता है यहाँ पर एक कि देन हाउ डिड द इंडियन नेशनल मूवमेंट बिकम अनफेल्ड। मतलब इंडिया का नेशनलिज्म कैसे बना और इंडिया में नेशनलिज्म की भावना कहां से आई। द कांग्रेस अंडर द महात्मा गांधी ट्राइड द फोर्स द ग्रुप ऑफ टुगेदर वन मूवमेंट। मतलब कांग्रेस जो थी उस टाइम की, जो कि महात्मा गांधी ने लीडर करी थी, उन्होंने कई मूवमेंट करे थे और उन मूवमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। और आप थीम ऑफ द चैप्टर देखिए कि इस चैप्टर की क्या थीम है। इस चैप्टर में हम मेन चीजें जो पढ़ेंगे वो ये है कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, है ना, और द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह के आइडिया में गांधी जी क्या कहते हैं कि जो आदमी गलत कर रहा है आपको उसके साथ वायलेंस नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसको बस ये फील करा दीजिए कि यार तू गलत कर रहा है, और वो उसकी जो आत्मा होगी वो ऑटोमेटिक मान लेगी कि हाँ वो गलत कर रहा है, और सत्य की विजय होगी। ट्रुथ ओवर टाइम, मतलब हमारा सत्य जीत जाएगा। यही सत्याग्रह का आइडिया था गांधी जी का। रोलेट एक्ट, उसके बारे में पता चलेगा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पता चलेगा। डिफरेंट स्टैंड विद द मूवमेंट, मूवमेंट के साथ क्या स्टैंड हुआ कि कैसे कहां पे कैसे मूवमेंट को यूज करा, जैसे कि डिफरेंट मूवमेंट इन टाउन्स में कैसे मूवमेंट हुआ, रिबेलियन इन कंट्री साइड गांवों में कैसे मूवमेंट हुआ, नाय धोबी बंद मूवमेंट, वो हम आगे पढ़ेंगे। और स्वराज इन द प्लांटेशन, प्लांटेशन वर्कर ने स्वराज को कैसे अपने ऊपर लिया, मतलब कैसे वो प्लांटेशन वर्कर कैसे समझे स्वराज को, उसके बारे में भी हम जानेंगे। टुवर्ड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी हम पढ़ेंगे, जिसमें गांधी जी ने कहा था कि हमको सिर्फ अंग्रेजों की रूल्स को तोड़ना ही नहीं है, बल्कि उनके रूल्स का डिसोबे भी करना है। इसको ही हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहा। इसमें उन्होंने साल्ट मार्च करके नमक बना के ठेंगा दिखा के बोला कि हम ये लो हमने नमक बना दिया, अब बताओ क्या कर लोगे। तो फिर इससे पूरी ब्रिटिश सरकार परेशान हो गई थी और उन्हें क्या परेशानी हुई हम आगे देखते हैं। हाउ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मूवमेंट, पार्टिसिपेंट कैसे मूवमेंट करा है। द लिमिट्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस की क्या क्या लिमिट्स थी, है ना। द सेंस ऑफ द कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, कंसेंसस एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। अभी हम देखते हैं द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द खिलाफत मूवमेंट एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देखिए बात है 1919 की, 1919 की, ठीक है। 1919 की बात है जहां पे नेशनलिज्म के बारे में बताया जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी सर सन 1914 से 1918 के बीच, ठीक है। अब क्या हुआ, वाज ऑफ इंडिया अफेक्टेड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्या इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अफेक्टेड था, उससे इंडिया के ऊपर कुछ असर पड़ा? तो देखते हैं क्या असर पड़ा। क्रिएटेड इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। फर्स्ट वर्ल्ड ने क्या करा, इकोनॉमिकल और एक पॉलिटिकल सिचुएशन बना दी, उससे इकोनॉमी पे और पॉलिटिक्स पे बहुत ज्यादा फेरबदल या फिर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था। एक्सप्लेन करें कि ये देखिए वाज इंडिया अफेक्टेड फर्स्ट वर्ल्ड, इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड पे इफेक्टेड था। द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, यस था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से ही इंडिया में नेशनलिज्म की फीलिंग जानने लगी। व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिज्म सर? नेशनलिज्म का मतलब ये होता है भाई साहब कि जो नेशनलिज्म का मतलब आपकी जो फीलिंग है, आपकी देश के प्रति फीलिंग है, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, ऑर्थ वाज कंपोज हेम्स बनाए गए, गीत बनाए गए अपने, तो ये सब चीजें क्या बनाई जाती है, नेशनलिज्म मानी जाती है। अब आप आगे चलिए और देखिए इस टॉपिक में क्या होता है। इंपैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द इंडियन मूवमेंट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या हुआ इंपैक्ट? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, इंक्रीज द डिफेंस एक्सपेंडिचर। भैया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा, हाँ तो क्या होगा, इस डिफेंस एक्सपेंडिचर बनेगा, डिफेंस बढ़ेगा। मान लीजिए डिफेंस सिस्टम बढ़ा दिया, अंग्रेजों ने कहा हम हमारा डिफेंस सिस्टम बनाएंगे, भैया डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे, और उसको बढ़ाने के बाद हम कहेंगे कि हम पैसे ज्यादा लगेंगे उससे। तो बाय द वॉर लॉन्च इंक्रीजेस टैक्स। देखिए अब उन्होंने डिफेंस सिस्टम बनाया कि हम बचने के लिए दूसरी सेना आगे माने, उन्हें बचने के लिए डिफेंस सिस्टम बनाया, तो इसके लिए क्या लगेंगे, पैसे लगेंगे दोस्तों, डिफेंस सिस्टम के लिए पैसे लगेंगे। तो पैसे लेने के लिए उन्होंने क्या करा, लोन ले लिया अंग्रेजों ने। उस लोन को चुकाने के लिए क्या करा, हमारे भारत देश के लोगों से टैक्स बढ़ा दिया। तो हम इसका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पर एक ही असर पड़ा। कस्टम ड्यूटीज वर रिलाइज द इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस, कस्टम ड्यूटीज लगा दी गई छोटी छोटी जगहों पे, और इनकम टैक्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, इनकम टैक्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, इनकम टैक्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। ये काम करा। फिर उसके बाद क्या करा, प्राइस ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज इंक्रीज। एसेंशियल जो बहुत ज्यादा जरूरी है, कमोडिटी जो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, उनकी भी प्राइस बढ़ा दी गई। एक्सट्रीम हार्डशिप ऑफ द कॉमन पीपल, जो कॉमन पीपल थे वो कहते अरे भाई साहब ऐसा क्या हो गया भैया, इतनी महंगाई क्यों कर दी हमारे साथ, अंग्रेजों तुम तो जुल्म कर रहे हो, मतलब उनका ऐसा सिचुएशन हो गई। विलेज वर कार्ड ओपन द सप्लाई ऑफ सोल्जर्स, जो विलेजर्स थे उनको सोल्जर आर्मी में भर्ती कर रहे थे, फोर्स रेजिमेंट कर रहे थे। मतलब तुमसे मान लीजिए एक विलेजर बैठा है, बढ़िया हमारी फसल हुई, फिर उसके बाद व्हाट आर डूइंग हियर, जॉइन आर्मी, फिर उसको पकड़ के ले जाएंगे दोस्तों और उसको आर्मी में ज्वाइन करा देंगे। अरे भैया हमको तो गोली चलाने में नहीं यार, ये ले। फिर देखिए जिनको जरूरी जबरदस्ती आर्मी में भर्ती करा रहे थे ब्रिटिश, कब कब करा रहे थे दोस्तों, सन बताइए, सन
1914 से 1918 के बीच 1914 से 1918 के बीच करा रहे थे। कब? क्यों? वर्ल्ड वॉर हो रहा था दोस्तों, है ना, वर्ल्ड वॉर की वजह से करा रहे थे। तो वर्ल्ड वॉर की वजह से ऐसा ऐसा सिस्टम हुआ था, ठीक है, आपका वर्ल्ड वॉर की वजह से डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया था, फोर्सली करा रहे थे, क्रॉप फेलियर। और दोस्तों एक तो ऊपर एक तो क्या हो गया, पहले उनके पास इतनी परेशानी, ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, फोर्स रेजिमेंट करे, और ऊपर से इन लोगों ने क्या किया, क्रॉप और फेल हो गई बेचारों की, बेचारों ने फसल बोई, हमारे प्यारे प्यारे किसानों ने, और उनकी फसल भी खराब हो गई उस टाइम पे। एक्चुअल शॉर्टेज ऑफ द फूड, शॉर्टेज ऑफ द फूड, इससे क्या हुआ, फूड आराम से नीचे गिर गया। फूड नीचे गिर गया इसका मतलब नहीं कि न्यूट्रिएंट के ऊपर से गिरा, इसका मतलब यह है कि फूड नीचे गिरा मतलब शॉर्टेज हो गई, खाने की शॉर्टेज हो गई, जितनी पॉपुलेशन थी उसके अनुसार खाना इतना हो गया, मतलब शॉर्टेज हो गई। इसको याद रखिए। आउटब्रेक ऑफ द इन्फ्लुएंस एपिडेमिक, और अकॉर्डिंग टू द कंसेंस ऑफ द 1921 एंड 12 मिलियंस ऑफ द पीपल perished as a result of the famine epidemic। सन अगर आप मानेंगे 2021 से 12 और 2000 नहीं 2000 नहीं 1921 दोस्तों, 1921 की अगर हम बात देखें तो 12 से 13 मिलियन लोग बेचारे सिर्फ भुखमरी की वजह से मर गए थे, फेमिन की वजह से मर गए थे। ऐसा हुआ क्रॉप फेलियर की वजह से, हाई टैक्स रेट की वजह से, और फोर्स करके आर्मी वालों ने जो हमारे फार्मर्स को, पीजेंट्स को, वर्कर्स को, आर्टिसंस को, इन सबको ये फोर्स करके अपने आर्मी में ज्वाइन कर रहे थे ना। इस कारण से दोस्तों ऐसा हुआ कि हमारे देश में फेमाइन आ गया और क्रॉप भी फेलियर हो गई। हम आगे चलते हैं, आगे क्या बताया जा रहा है कि होप्स और रियलिटी, क्या होप थी और क्या रियलिटी थी, इन दोनों के बीच में दो अंतर बताया जाएगा कि ब्रिटिश इंडिया के लिए हम लोग कैसे संघर्ष कर रहे थे, और संघर्ष की कहानी बताएगी। एट द स्टेज ऑफ न्यू लीडर अपीयर्ड, जब न्यू लीडर्स अपीयर हुए, द स्टेज एंड न्यू मोड ऑफ द स्ट्रगल, न्यू लीडर्स के आते ही एक नया मोड ऑफ स्ट्रगल चालू हो चुका था, क्योंकि अंग्रेजों से लड़ने के लिए हमारे नए लीडर्स आ चुके थे। देखिए आइडिया ऑफ सत्याग्रह, आपने ये इमेज तो कहीं ना कहीं देखी होगी। ये कौन है दोस्तों? आप इनको तो जानते होंगे, इनको आप नहीं जानते कि जानते हैं, आप रोज नोट पे देखते होंगे इनकी फोटो। ये है महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी ने क्या करा था उसके बारे में हम देखते हैं। तो इनका क्या हाथ था नेशनलिज्म में, इन्हें हमारे देश में कौन कौन से ब्रॉड मूवमेंट लागू करे, इंट्रोड्यूस करे, उन मूवमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, व्हाट इज सत्याग्रह? महात्मा गांधी रिटर्न टू द, देखिए ये बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि महात्मा गांधी कब रिटर्न हुए थे। तो महात्मा गांधी रिटर्न हुए थे, कब हुए थे? 1915 में हुए थे दोस्तों। 1915 में महात्मा गांधी सत्याग्रह से वो साउथ अफ्रीका से रिटर्न हुए थे, और वहां से क्या लाए थे? एक आइडिया लाए थे। आइडिया कौन सा? सत्याग्रह, सत्याग्रह का आइडिया। और सत्याग्रह का आइडिया क्या बताता है दोस्तों? सत्याग्रह का आइडिया क्या बताता है? फोर्स ऑफ द रिजिमेंट रिजिम इन द साउथ अफ्रीका, नोवेल मेथड मार्च एजिटेशन, एजिशियन। अरे इसका मतलब दोस्तों कुछ नहीं है, इसका मतलब ये बताया गया है कि साउथ अफ्रीका से उन्हें नोवेल मेथड के माध्यम से ये सत्याग्रह का आइडिया इंट्रोड्यूस करा था साउथ अफ्रीका में सबसे पहले महात्मा गांधी ने, ठीक है। व्हाट इज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह? अब आपके कुछ मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह? सत्याग्रह का ऐसा क्या आइडिया था दोस्तों? तो सत्य का आग्रह, अगर आप सत्य का आग्रह करेंगे तो वो सत्याग्रह हो जाएगा। ट्रूथ टू होल्ड फ्री, मतलब सत्य की जीत होगी। आपने आपके ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है तो उसको महसूस कराइए कि हाँ तू अत्याचार कर रहा है, तू गलत कर रहा है, आप वो भी वायलेंस बिना करे, आप बिना वायलेंस के उसको, ये गांधी जी की नीति थी, ठीक है। सत्याग्रह, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ द ट्रूथ एंड नीड ऑफ द सर्च फॉर ट्रूथ। सत्याग्रह का आइडिया क्या सिखाता है? देखो सत्याग्रह, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज बताता है द पावर ऑफ ट्रूथ, सच की पावर, सच की ताकत, एंड द नीड ऑफ द सर्च ऑफ द ट्रूथ, और सच की नीड, ठीक है, सच की क्या जरूरत है वो बताता है सत्याग्रह, ठीक है। अब द आइडिया ऑफ सत्याग्रह फिलोसफी, इसकी फिलोसफी कहां से आई? इस कॉस्ट वाज अ ट्रू ऑफ द स्ट्रगल अमंग द इनजस्टिस, इनजस्टिस के खिलाफ स्ट्रगल, एंड द फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑप्रेसर। एक ऐसी फिजिकल फोर्स ये बताती है कि आपको नेसेसरी नहीं है कि आप ऑपरेसर से लड़ाई करें, डिशुम डिशुम डिशुम, ये चीज गांधी जी बताना चाह रहे हैं। और विदाउट स्नीकिंग वेजेंसी वेगनेसी एंड बिगिंग एग्रेसिव, मतलब बिना एग्रेसिव हुए, बिना वायलेंस करे, एंड ए सत्याग्रह कुड विन द बैटल ऑफ थ्रू द नॉन वायलेंस। एक सत्याग्रही जीत सकता है नॉन वायलेंस से अपनी बैटल को। कैसे? जैसे गांधी जी जीतते थे। गांधी जी कभी भी उनको कुछ बात मनवानी होती थी तो वो बैठ जाते थे, बंद करो दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ऐसे नॉन वायलेंस तरीके से वो अपना काम करते थे। हाउ, कैसे करते थे? देखो, बाय द अपीलिंग द कंसाइंस ऑफ द ऑपरेसर, ऑपरेसर से कहते थे एक तो गलत कर, देखिए हमें पता चला बार-बार ये चीज आ रही है। अपील द इंक्लूडिंग द ऑपरेसर हेड टू द प्रेशर सी ट्रूथ इनसाइड द बिगिन फोर्स अटैक देम टू द थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस। मतलब देखिए इसका मतलब ये है कि सत्य की जीत हो सकती है बिना वायलेंस के भी, ये चीज बताना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे के चैप्टर पे हम ध्यान देते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पेपर है अभी हमारे, वन शॉट में हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। एक्सपेरिमेंट सत्याग्रह इन इंडिया, सत्याग्रह में क्या क्या हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। चंपारण बिहार की बात है, चंपारण बिहार 1917 में आए गांधी जी चंपारण बिहार। 1917 में दोस्तों गांधी जी चंपारण बिहार में पहुंचे। ही इंस्पायर्ड द प्रेजेंट स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। वहां पे प्लांटेशन सिस्टम था। प्लांटेशन सिस्टम यानी आप समझिए, प्लांटेशन सिस्टम का मतलब होता है ये ब्रिटिशर जबरदस्ती इंडिगो उगा रहे थे, क्योंकि उनको क्या मिलता था? प्रॉफिट मिलता था दोस्तों। प्रॉफिट की वजह से जबरदस्ती ब्रिटिशर इंडिगो उगा रहे थे। उन लोगों के खाने की कमी पड़ रही थी, फूड की शॉर्टेज आई थी ना, अभी हमें पता चला 1921 में। उसी प्रकार से ये ब्रिटिशर ने क्यों आई थी? क्योंकि उन लोगों ने इंडिगो की प्लांटेशन ज्यादा करवाई थी और उनकी क्रॉप भी फेलियर हो गई थी। पर यहाँ पे हम 1917 में पीछे जाएंगे तो हमें पता चलेगा गांधी जी चंपारण में क्यों गए थे बिहार में, ताकि एक नया सत्याग्रह लॉन्च कर सके। किसके लिए स्ट्रगल? मतलब वो किसकी आवाज बनना चाहते थे गांधी जी, उन पीजेंट्स की जिनको जबरदस्ती प्लांटेशन सिस्टम में लगा रखा था और उनको जबरदस्ती वो उनकी मर्जी के क्रॉप उगाते थे ब्रिटिशर, ठीक है। ब्रिटिशर दादागिरी करते थे उनपे, ठीक है दोस्तों। आइडिया ऑफ सत्याग्रह में आप चलिए, आप खेड़ा और गुजरात देखिए, ये मैप पे पॉइंट करने के लिए बहुत बार आ चुका है खेड़ा को प्रिंट। और हम आप अभी मेरे से शर्त ले लीजिए, ये भी खेड़ा, अहमदाबाद या फिर चंपारण, इन तीनों में से कोई ना एक तो आपको मैप में, या फिर जलियांवाला बाग, आपको इन चारों में से कोई ना एक तो मैप पे पॉइंट करने आएगा। इससे या फिर आपको कांग्रेस के सेशन आ जाएंगे। देखिए दोस्तों, एक तो कलकत्ता में हुआ था, एक नागपुर में हुआ था और एक मद्रास में हुआ। इन तीन सेशन में से कांग्रेस का एक सेशन भी आप आ सकता है, कोई सा भी आ सकता है, तो इनको आप देख लीजिएगा एक बार। खेड़ा में क्या होता है दोस्तों? खेड़ा में क्या पेड़ा मिलता है? खेड़ा में पेड़ा नहीं मिलता दोस्तों। खेड़ा में क्या होता है? 1917 में फिर गांधी खेड़ा भी गए, खेड़ा में गए, उन्हें ऑर्गेनाइज करा सत्याग्रह वहां पे भी, एंड सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। गुजरात में जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के पीजेंट्स थे बेचारे, उनको सपोर्ट करा। ये देखिए गांधी जी बैठे हुए हैं और गांधी जी के पास बहुत सारे लोग भी बैठे हुए हैं, ताकि वो उनका जो विचारधारा है उसको समझ सके। आप देखिए, अटैच द क्रॉप फेलियर, क्रॉप फेलियर हो गया वहां पे, प्लेग और इंडिपेंडेंट, मतलब वहां पे भूखमरी आ गई, अकाल पड़ गया, प्रेजेंट खेड़ा डू नॉट पे रेवेन्यू, बेचारे बोले अरे भाई साहब हम अंग्रेज आ गए है, गिव मी रेवेन्यू, अरे तो हम कहां से दे रेवेन्यू, फसल खराब है, आई डोंट नो व्हाट वेयर यू कैन गिव मी योर टैक्स, बट आई वांट टैक्स, बट मतलब ऐसा हाल हो गया उनके साथ। तो गांधी जी गए, तुम ऐसा नहीं कर सकते, अब मैं आ चुका हूं इनके आवाज बनने। तो गांधी जी आ गए। फिर उसके बाद क्या हुआ था? प्रेजेंट ऑफ द खेड़ा कुड नॉट पे द रेवेन्यू, जो खेड़ा के जो प्रेजेंट थे उन्हें रेवेन्यू नहीं पे कर पाए, एंड द डिमांडिंग द रेवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स्ड, और डिमांड करी कि उनका रेवेन्यू माफ कर दिया जाए। अहमदाबाद में क्या हुआ? अहमदाबाद जेठालाल वाला अहमदाबाद। तो आप देखिए अहमदाबाद में क्या हुआ? अहमदाबाद में एक साल बाद गए गांधी जी, पहले 1917 में गए, खेड़ा में गए, चंपारण में गए, और फिर 1918 में कहां गए? 1918 में गांधी जी भाई साहब गए हमारे, गांधी जी हमारे गए 1918 में। महात्मा गांधी वांट टू सत्याग्रह मूवमेंट अमंग द कॉटन मिल वर्कर। जो कॉटन मिल, आपने हमारे गणेश जी की मूर्ति देखी होगी, लाल बाग राजा जी, तो वो कॉटन मिल वर्कर के टाइम की से ही वहां पे वो पंडाल लगा रहा है, बहुत पुराना पंडाल है वो गणेश जी का हमारे। तो यहाँ पे भी गुजरात कॉटन के ऊपर बहुत फेमस है, खासकर अहमदाबाद। आप देखिएगा इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला चैप्टर आएगा, वहां पे कॉटन में गुजरात का और अहमदाबाद का नाम जरूर आएगा, क्योंकि वो गुजरात में फाइन क्वालिटी ऑफ द कॉटन मिलती है। तो
उस टाइम पे जो कॉटन मिल वर्कर थे ना दोस्तों, तो वो उनकी मदद करने के लिए, वो सत्याग्रह मूवमेंट के बारे में उनको बताने के लिए गांधी जी गुजरात गए, अहमदाबाद पहुंचे। ये रहे गांधी जी, देखिए ये बैठे, और हम भी देखिए, हमने ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि आपको पता चल सके कि हम लोग भी यहाँ बैठे थे गांधी जी के साथ। और गांधी जी मूवमेंट बताइए, चलो हम भी बैठे देखिए गांधी जी के साथ, और यहाँ पे गांधी जी मूवमेंट के बारे में बता रहे हैं। और देखिए यहाँ पे चारों ओर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मूवमेंट बताया जा रहा है, गांधी जी कह रहे हैं कि हमें ब्रिटिशरों से लड़ने के लिए किसी भी उसकी जरूरत नहीं है, आर्म की, हथियार की, हम सत्याग्रह की मदद से ही ब्रिटिशर से लड़ सकते हैं। बहुत बहुत बढ़िया गांधी जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके बाद क्या होता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, देखिए इससे आपको ऐसा लगेगा जैसे हम उसी टाइमलाइन में पहुंच चुके हैं, इसलिए हमने इस वीडियो को ब्लैक एंड व्हाइट करने का सोचा है। आगे हम चलिए, आगे चलते हैं, है ना। हिस्ट्री ऑफ द नेशनलिज्म, कहानी बड़ी है, कहानी बड़ी है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी है। आप देखिए रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट हुआ, रोलेट एक्ट क्या था, एक ऐसा लॉ अंग्रेजों ने ला दिया था कि किसी पे भी उन्हें शक होगा कि ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, उसको डायरेक्ट बिना कोई वो क्या बोलते हैं, बिना कोई उसकी जांच पड़ताल के, ऑब्जर्वेशन के वो जेल में डाल देते थे अंग्रेज, और ये काला कानून भी माना जाता था इसको, रोलेट एक्ट को, रोलेट सत्याग्रह। इसके खिलाफ गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह का, ऐसे तो तुम सब लोगों को जेल में डाल दोगे, वैसे थोड़ी ना होता है, बिना कोई ऑब्जर्वेशन के, बिना कोई जांच पड़ताल के तुम कैसे डाल सकते हो किसी को जेल में। जलियांवाला बाग, फिर इसके बाद रोलेट सत्याग्रह का जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो जाता है 13 अप्रैल 1919 में। जब जलियांवाला बाग हुआ तब कई लोगों को जनरल डायर ने बिना वजह आर्म फायर कर दी। क्यों? क्योंकि वहां पे कर्फ्यू लगा हुआ था। देखिए रोलेट एक्ट था, वो तो काला कानून था, उसके खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह चालू करा। सत्याग्रह को बंद करने के लिए, गांधी जी की आवाज को दबाने के लिए अंग्रेजों ने एक नया मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ एक ऐसा लॉ होता है जिसमें दोस्तों, एक ऐसा नियम होता है मार्शल लॉ, जिसमें आप भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते, एक तरह से कर्फ्यू लगा दिया। अब कहीं उस टाइम पे हमारे जैसे न्यूज तो चैनल तो थे नहीं, तो उस टाइम पे दोस्तों क्या हुआ, उस टाइम पे लोगों को पता नहीं था, बेचारे लोग अपना त्योहार मनाने, बैसाखी का त्योहार मनाने पहुंचे थे 13 अप्रैल 1919 को, कहां पर, जलियांवाला बाग अमृतसर में। वहां पे वो बढ़िया फेस्टिवल मना रहे थे, पर मार्शल लॉ के तहत जनरल डायर ने उन पे अंधाधुंध गोलियां चला दी। इससे बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो वर्ड आप कमेंट में लिखिए, क्या बोलते हैं उसे हिंदी में, मेरे को अभी वो वर्ड है, कोई बात नहीं। इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ वैसे कह सकते हैं ना। तो जलियांवाला बाग हो गया। फिर व्हाट इज द रोलेट एक्ट? रोलेट एक्ट क्या था? आपके मन में सवाल आ गया, आपने रोलेट एक्ट बताया, हमने बताया। तो ए ब्लैक लॉ, हमने कहा आपसे वो काला कानून है। ए ब्लैक लॉ पास थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंपीरियल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, है ना। देखिए इसका नाम इंपीरियल क्यों है, समझिए। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म। तो इंपीरियलिज्म नेशनलिज्म का अपोजिट होता है, जो कॉलोनाइज करना चाहते हैं दूसरों को। तो ब्रिटिश ने भी तो हमको कॉलोनाइज करा था, तो उनकी काउंसिल इंपीरियलिज्म काउंसिल हुई। तो इट गिव द गवर्नमेंट इनमर्स पावर, इसने गवर्नमेंट को ऐसी पावर दे दी थी ना दोस्तों इस लोगों ने, टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड अलाउ द पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट द ट्रायल ऑफ द 2 इयर्स। बिना कोई ट्रायल के, बिना कोई ऑब्जर्वेशन के हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को, ये लोग शक होने पर ही कि हमारे खतरा हो सकते हैं ब्रिटिश के लिए, ये 2 साल के लिए जेल में रख सकते थे। ऐसा लोगों ने उनको बहुत ज्यादा पावर को इनॉर्मस बना दिया था, इनकी पावर को बहुत ज्यादा हाई बना दिया था, अपर बना दिया था। तो अब क्या करें दोस्तों, रोलेट एक्ट सत्याग्रह। महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबियंस अगेंस्ट द अनजस्ट लॉ। महात्मा गांधी ने रोलेट सत्याग्रह चालू कर दिया। कहा 1919 में महात्मा गांधी ने कहा दिया कि हम भी नहीं करते, हम भी सत्याग्रह लॉन्च कर देंगे। नॉन वायलेंट था, लेकिन ये सिविल डिसोबियंस अगेंस्ट द लॉ ऑफ द डिसाइडेड टू मेक हार्शल अगेंस्ट द 6 अप्रैल 1990, 6 अप्रैल हार्टल अगेंस्ट द, मतलब उन्होंने एक सत्याग्रह चालू कर दिया 6 अप्रैल 1919 को। नॉन वायलेंट सत्याग्रह था इसका, सिविल डिसोबियंस अगेंस्ट द अनजस्टिस लॉ, मतलब उन्हें सारी कम्युनिटी ने उनकी जो गांधी जी का सत्याग्रह था उसको फॉलो किया, और अंग्रेजों से कह दिया कि हम आपके लोग को नहीं मानते। 6 अप्रैल 1919 को उन्होंने ये सत्याग्रह चालू किया। फिर क्वेश्चन आता है, बताइए द रोलेट सत्याग्रह क्या है भाई साहब? द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू कैंप डाउन ऑन द नेशनलिस्ट। हाउ? द लोकल लीडर्स पिक लोकल लीडर को पिक करके ना जेल में डाल देते थे अमृतसर में। महात्मा गांधी वर बैरिड फॉर द एंटरिंग दिल्ली। महात्मा गांधी को इन्होंने दिल्ली जाने से रोक दिया था। ऑन द 10th अप्रैल द पुलिस अमृतसर फील्ड। देखिए महात्मा गांधी दिल्ली आने वाले थे, अमृतसर भी जाने वाले थे, लेकिन अंग्रेजों ने क्या करा, उनको दिल्ली जाने से रोक दिया, और वहां पे जनरल डायर ने वो जलियांवाला बाग हत्याकांड मेरे को याद है दोस्तों सब, जलियांवाला बाग हत्याकांड कर दिया ऑन द 10th अप्रैल पे क्या हुआ, द पुलिस ऑफ द अमृतसर फायर अपॉन द पीसफुल पोजीशन पे पुलिस ने धमाधम गोलियां चला दी दोस्तों। प्रोग्रेसिंग वाइड स्प्रेड अटैक ऑन द बैंक, ऑन द पोस्ट ऑफिस, ऑन द रेलवे स्टेशन बैंक और पोस्ट ऑफिस पे भी आतंक हो गया, वायलेंस। मार्शल लॉ वाज इंपोज्ड एंड द जनरल डायर टू कमांड। मार्शल लॉ लग गया इस वजह से, और जनरल डायर ने कमांड ले ली। जनरल डायर ने कहा, अब मैं बताऊंगा। तो जनरल डायर ने क्या करा, जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ 13 अप्रैल को, इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। जलियांवाला बाग हुआ 13 अप्रैल को। ऑन द डे इस दिन लार्ज क्राउड गेदर्ड, ज्यादा से ज्यादा क्राउड आई गेदर्ड हुई एक जगह एंड इनक्लोज द ग्राउंड ऑफ द जलियांवाला बाग, और जलियांवाला बाग पहुंची अपना बैसाखी का त्योहार मनाने, टू द प्रोटेक्ट अमंग द गवर्नमेंट न्यू रिप्रेजेंटेटिव मेजर टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर, एनुअल बैसाखी फेयर के लिए पहुंची, और गवर्नमेंट का जो नया सत्याग्रह था उसको भी सपोर्ट करने के लिए पहुंची। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ दोस्तों, द मेनी विलेजर्स वर अनवेयर टू द मार्शल लॉ एंड डेट हैड बीन इंपोज्ड। बेचारे विलेजर्स को क्या पता कि मार्शल लॉ लगा रहे हैं ये अंग्रेज, क्या कर रहे हैं, उनकी आतंकवाद भी याद होगा, फिर वो कैसे पता करेंगे। कंसेंस जनरल डायर ने उनके ऊपर फायर कर दिया। इतना ज्यादा अत्याचार करते थे ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर, तभी हम तब जाके हमारा देश आजाद हुआ है। इतने ज्यादा लोगों की बलि चढ़ी है, बेचारे इतने ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है इन ब्रिटिशर्स के चक्कर में। इसलिए आज हमारे देश के क्रांतिकारियों को बहुत ही सम्मान दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने हमारे देश को इन ब्रिटिशर्स से आजाद कराया है। तो आज हम और देखते हैं फिर आगे क्या हुआ जलियांवाला इंसिडेंट के बाद। क्राउड टू द स्ट्रीट मेनी नॉर्थ इंडियन टावर्स, मतलब क्राउड टुक एट द स्ट्रीट, बहुत सारे लोग दंगे को उतराए, कहा भैया ये कैसे कर रहा हो तुमने, हैं तो दादागिरी चलाएगी तुम्हारी, हैं दादागिरी नहीं चला। गांव के जो लोग आ गए थे वो सड़कों पे आ गए थे, स्ट्रीट्स पे आ गए थे आंदोलन करने। दे वर स्ट्राइक एंड प्लेस द पीपल अटैक ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग पे बम फेंक दिए, मतलब बैंड बजा दी पूरी तरह से। गवर्नमेंट को अपनी कमी ना थी, वो तो ब्रिटिशर्स की थी, उनके ऊपर बम फेंक दिए उन लोगों ने। क्यों करा तुमने? जलियांवाला बाग में लोगों का हत्याकांड है, जो लोग भड़क गए बुरी तरह से। फिर गवर्नमेंट रिस्पांस कर द गवर्नमेंट फ्रॉम द ब्रूटल रिप्रेशन स्पीकिंग टू द ह्यूमैनिटी एंड टेररिज्म पीपल। गवर्नमेंट ने क्या करा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोगों को ब्रूटल रिप्रेशन का बहुत ज्यादा मारा, लोगों को बैंड बजा, मतलब बेचारे लोगों को उन लोगों ने अत्याचार करने लगे ब्रिटिशर्स, और ऐसे अत्याचार करा बेचारे लोगों पे, और जो उन्होंने करा, और उन्होंने क्या कहा कि टेरराइज पीपल, ये लोग टेरराइज है, ये लोग आतंक फैला रहे हैं, बल्कि आतंक खुद फैला रहे थे और टेरराइज हमारे लोगों को कह रहे थे। फिर क्या होता है, सीइंग द वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। इतनी ज्यादा वायलेंस देखे महात्मा गांधी ने कहा ऐसे तो मेरा देश वायलेंस में डूब जाएगा, नहीं मुझे वायलेंस नहीं फैलने देनी, मूवमेंट बंद कर दो। फिर महात्मा गांधी ने मूवमेंट को क्या कर दिया, बंद कर दिया, है ना। जलियांवाला बाग मूवमेंट बंद हो गया, ठीक है चलो भैया बंद हो गया, पता चल गई ये बात तो मैं, ये जलियांवाला बाग मूवमेंट बंद कर दिया। जलियांवाला बाग मूवमेंट क्या, सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट, जो रोलेट एक्ट के अगेंस्ट मूवमेंट था वो बंद कर दिया। अब आ गया जलियांवाला बाग सत्याग्रह था। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, रोलेट एक्ट, रोलेट सत्याग्रह वाज लिमिटेड मोस्टली द सिटी और टाउन, सिटी और टाउन में ही था, गांव में तो आपने देखा नहीं, सिटी और टाउन में ही था ये रोलेट सत्याग्रह ज्यादा फेमस। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी नाउ फेयर टू द नीड ऑफ द लॉन्च ऑफ द ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। क्योंकि महात्मा गांधी को पता चल गया था कि अब समय आ चुका है एक बड़ा मूवमेंट लॉन्च करने का, लेकिन इसके पीछे प्रॉब्लम थी, नो मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज्ड विदाउट द ब्रिंगिंग ऑफ द हिंदू एंड मुस्लिम क्लोज टुगेदर। उन्होंने सोचा कि हिंदू मुस्लिम जब तक साथ में नहीं होंगे तो हम मूवमेंट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमको मूवमेंट को बड़ा बनाना है। तभी उनको पता चला कि एक इशू है जिसका नाम है खिलाफत इशू।
खिलाफत इशू क्या था कि खिलाफत इशू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ओटोमन एम्पायर जो था ना दोस्तों उसको हरा दिया गया। अब ओटोमन एम्पायर आप पिछले चैप्टर में भी पढ़ा होगा, उसके जो लीडर थे वो ओटोमन एम्पायर के जो लीडर थे खलीफा, उनको हरा दिया गया, ठीक है। एंड द वेयर रिमोव्ड हार्स ऑफ द ट्रीटी गोइंग टू इम्पोज ओटोमन एम्पायर द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड के वो जो लीडर थे ना उनको हरा दिया गया। उनको हराने के बाद देखिए क्या होता है, जैसे उनको हरा दिया ना दोस्तों, तो अब लोगों ने सोचा, वो जो इस्लाम लोग थे उनको लगा कि हमारे इनकी डिसरिस्पेक्ट करिए इन्हें, तो अब इन लोगों ने डिसरिस्पेक्ट करिए, तो हम वो ब्रिटिशर से बहुत ज्यादा चिड़े हुए थे, गुस्सा थे। तो यंग जनरेशन ऑफ द मुस्लिम की यंग जनरेशन के लीडर थे वहां पे, जो दो ब्रदर थे जिसका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली, बिगन द डिस्कशन ऑफ द महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से डिस्कशन करने गए। महात्मा गांधी अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द मार्च एंड एक्शन द इशू। महात्मा गांधी ने कहा कि भैया इस इशू पर एक्शन लेने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे कि दो मूवमेंट आने चाहिए जिसमें हिंदू मुस्लिम साथ, अब मुस्लिम क्यों लड़ना चाहते थे ब्रिटिश से, क्योंकि उनका जो स्पिरिचुअल हेड थे उन्हें ओटोमन एम्पायर हार गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो ओटोमन एम्पायर आने के बाद ब्रिटिश ने उनकी रिस्पेक्ट करके उनको ब्रिटिश से बदला लेना था, और हिंदू को तो लेना ही था ब्रिटिश से बदला, क्योंकि वो यहाँ पे वो आतंकवाद कर रहे थे, मतलब एक तरह से आतंकवादी था, वो क्या कॉलोनाइज करेंगे। तो इसलिए दोनों हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी को साथ में लाके ये ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट गांधी जी ने लॉन्च करने का प्लान किया। गांधी जी शो द अपॉर्चुनिटी ऑफ द ब्रिंग मुस्लिम अंडर द अनवेल एंड अनफेयर नेशनल मूवमेंट। उन्होंने सोचा कि इस नेशनल मूवमेंट में मुस्लिम भी पार्टिसिपेट करेंगे। कलकत्ता सेशन में, जब कलकत्ता सेशन हुआ 1920 में, ही कंसाइड द अदर लीडर नीड टू द स्वराज एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सपोर्ट द खिलाफत वाज वेल एंड फॉर स्वराज। 1920 में कलकत्ता सेशन में ये चीज को पक्का कर दिया गया कि ये दोनों खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया, स्वराज और खिलाफत मूवमेंट के साथ। इसमें हिंदू और मुस्लिम साथ में ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए, है ना। व्हाई द नॉन कोऑपरेशन, इसका नाम नॉन कोऑपरेशन क्यों है, और ये 1909 में क्यों स्टेबलाइज हुआ था, 1909 में इसके बारे में क्या हुआ था। तो गांधी जी का आइडिया था हिंद स्वराज किताब में, जो कि 1909 में आई थी। उस किताब में गांधी जी ने क्या कहा था, देखिए पढ़ते हैं। डिक्लेयर द ब्रिटिश रूल वाज स्टेबलाइज्ड विद द कोऑपरेशन ऑफ द इंडियंस एंड हैड बीन सप्लाइड ओनली बिकॉज़ ऑफ दिस कोऑपरेशन। मतलब गांधी जी ने यूं कहा कि जो ब्रिटिश रूल है ना, ये कैसे चल जाएगा, आराम से चल जाएगा अगर हम हमारा कोऑपरेशन हटा लेंगे। क्यों? हम इनके यहाँ पे पुलिस बने हुए हैं। आपने वो पिछला पिक्चर देखी होगी, उसमें रामचंद्र ब्रिटिश के यहाँ पुलिस ऑफिसर बने हुए थे, ब्रिटिश को कोऑपरेट करा। उनके स्कूल में टीचर बनके पढ़ा रहे थे, ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट करा। उनके क्लॉथ्स वर्क खरीद रहे थे, ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट करा। एंड अगेन बार हर चीजों में, हर जॉब्स में ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट करा। तो व्हाई गांधी जी ने कहा व्हाई वी कोऑपरेट हिम, तो हम इनको कोऑपरेट नहीं करेंगे, और हम क्या करेंगे दोस्तों, हम मतलब गांधी जी से मतलब गांधी जी ने कहा हम इनको कोऑपरेट नहीं करेंगे, और हम क्या करेंगे दोस्तों, हम करेंगे इनका कोऑपरेशन हटा देंगे, और फिर ब्रिटिश रूल आराम से नीचे गिर जाएगा। इन्हें कब बोला 1909 में बोला, 1909 में बोला। कौन सी किताब में बोला? हिंद स्वराज में बोला। इस चीज को याद रखना इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये आपके पेपर में कभी-कभी दिख जाती है, और अधिकतर तो कभी-कभी एमसीक्यू में भी दिख जाती है, इसलिए इस चीज को आपको याद रखना होगा। इस चीज को आप याद रख लेंगे क्या, इस चीज को, ठीक है। डिक्लेयर द ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश, उन्होंने बता दिया, हमने ये चीज समझ चुके हैं। इंडिया रिफ्यूज द कोऑपरेशन ऑफ द ब्रिटिश। उन्होंने कहा इंडिया ब्रिटिश से कोऑपरेशन हटा देगा, द ब्रिटिश रूल विल बी कॉलेज इन 1 ईयर, ईयर की जगह 1 ईयर ही होता है। तो उन्होंने कहा कि एक साल में ब्रिटिश रूल बढ़ जाएगा अगर हम कोऑपरेशन हटा देंगे। एंड स्वराज विल कम, और स्वराज आ जाएगा, अपना राज स्वराज आ जाएगा। स्व मतलब खुद का, राज मतलब रूल, हमारा खुद का रूल आ जाएगा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बात एसेंशियल, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जरूरी था। क्यों जरूरी था है भैया, आपने हमको ये तो बताया नहीं क्यों जरूरी था, तो अब देखिए बताते हैं क्यों जरूरी था। हाउ वुड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिकम मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक मूवमेंट कैसे बना, उसमें एक क्या बोलते हैं मूवमेंट, आंदोलन की भावना कैसे जागरूक हुई उसके बारे में समझेंगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुड बी अनफोल्ड इन द स्टेजेस, ये स्टेजेस में बटा हुआ था। इट शुड बी बिगिन इन द सरेंडर ऑफ द टाइटल ऑफ द गवर्नमेंट अबाउट द बाइकआउट ऑफ द सिविल सर्विसेज। बताया सिविल सर्विसेज को बाइकआउट कर दिया गवर्नमेंट ने, लोगों ने सिविल सर्विसेज बाइकआउट, है ना। इन केस ऑफ द गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज बाइकआउट, आर्मी की पॉलिसी बाइकआउट, आर्मी में नहीं गए, कोर्ट को उन लोगों ने बाइकआउट कर दिया, कोर्ट में वकील इंडियन नहीं बने, है ना। लेजिस्लेटिव काउंसिल को बाइकआउट कर दिया, लेजिस्लेटिव काउंसिल ने भी ब्रिटिश का सपोर्ट नहीं करा। स्कूल्स को बाइकआउट कर दिया, टीचर्स भी नहीं आए पढ़ाने। फॉरेन गुड्स को बाइकआउट कर दिया कि आप तो अंग्रेजों के कपड़े नहीं पहनेंगे। इन दिस केस ब्रिटिशर्स के कपड़े नहीं पहनेंगे। इन दिस केस द गवर्नमेंट यूज्ड द रिप्रेशन ऑफ अ सिविल डिसोबीडियंस कंपेनियन वुड बी लॉन्च। इस केस में क्या हुआ कि जब सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट था ना, ये लॉन्च हो गया, है ना। चैलेंजेस में द कांग्रेस वुड रिकमेंड द बाइकआउट ऑफ द काउंसिल इलेक्शन एंड शेड्यूल ऑफ द नंबर 1920। इसमें क्या हुआ, मैं विद द कांग्रेस रेगुलेट, मतलब कांग्रेस ने बाइकआउट रेगुलेट करा, मतलब चलाया कब, काउंसिल इलेक्शन। कौन सी काउंसिल इलेक्शन में? नवंबर 1920 में, नवंबर 1920 में। आफ्टर द इनिशिएशन टसल विद द कांग्रेस, फाइनली द कांग्रेस सेशन ऑफ द नागपुर इन दिसंबर 1920 कंपेन वर्क ऑफ द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड। कुछ टसल मतलब कुछ थोड़ी बहुत नोक-झोंक के तहत फाइनली नोक-झोंक के बाद कांग्रेस के लीडर में थोड़ी नोक-झोंक हो गई। उसके बाद आफ्टर द कांग्रेस द नागपुर का जो सेशन था वो दिसंबर 1920 में हुआ, और वर्क द कांग्रेस प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड, और इसमें बताया गया कि कांग्रेस का प्रोग्राम अडॉप्टेड हुआ। फिर कांग्रेस ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया। व्हाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये भाई सब सोच रहे हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों करा भैया, जरूरत क्या थी भैया, ब्रिटिश से आजादी नहीं पानी थी आपको। क्या बात करते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ब्रिटिश से आजादी पाने के लिए बताया हिंद स्वराज बुक में गांधी जी ने 1909 में कि हम कोऑपरेशन हटा देंगे, हम कोऑपरेशन हटा देंगे तो ब्रिटिश का राज धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। ये चीज गांधी जी ने बताई थी। अब इसके देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में और डिफरेंट स्टैंड्स ऑफ द नॉन मूवमेंट, इस मूवमेंट के बारे में डिफरेंट स्टैंड्स क्या थे, ठीक है। कनेक्ट द डॉट्स, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट। द मूवमेंट इन द टाउन्स, ये मूवमेंट टाउन्स में कैसा था, रिबेलियन कंट्री साइड में, गांव में कैसा था, एंड स्वराज इन द प्लांटेशन, और प्लांटेशन वर्कर्स के लिए ये मूवमेंट कैसा था, इस बारे में देखिए। तो ये मूवमेंट बिगिन इन द 1921, 1921 में ये मूवमेंट दोस्तों का बना हमारा 1921 में। 1921 के बाद क्या हुआ, वेरियस सोशल बना क्या, लॉन्च करा गया इस मूवमेंट को 1921 में। वेरियस सोशल ग्रुप पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट, हर सोशल ग्रुप के इंसान ने पार्टिसिपेट करा। ओ हम भी पार्टिसिपेट करेंगे, हम भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो हर इंडिया के हर एरिया के लोगों ने, वेरियस ग्रुप के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करा दोस्तों। ईच विद द स्पेसिफिक एस्पिरेशन, हर इंसान की अपनी एस्पिरेशन थी, हर इंसान से इससे अपनी वो थी, क्या बोलते हैं, भावना की प्रभावना कि हम भैया हम इससे ये हो जाएगा, इससे हमारी को आजादी मिल जाएगी, इससे हमें इस चीज से छुटकारा मिल जाएगा। जमींदार सोचते थे कि हमको इससे प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, है ना, और पीजेंट सोचते थे जमींदार को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और क्या बोलते हैं वर्कर सोचते थे इससे हमें बहुत ज्यादा ह्यूज वो वर्कर क्या बिजनेस में सोचते थे इससे हमको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, और वर्कर सोचते थे हमारी वर्किंग आवर रिड्यूस हो जाएगी, मजी मजी। फिर इसके बाद देखिए सबकी अपनी अपनी एस्पिरेशन थी। ऑल ऑफ देम रिस्पोंड द कॉल ऑफ द स्वराज, और सबको कॉल ऑफ द स्वराज बताया, बट द टर्म ऑफ द बट द टर्म may mean different things to different people। मतलब स्वराज इज डिफरेंट, मतलब ये बात है लोग अलग अलग लोगों की अलग अलग सोचती स्वराज को लेकर। कोई इंसान चाहता था, कोई इंसान क्या चाहता था, है ना। डिफरेंट स्टैंड्स फॉर द मूवमेंट, मूवमेंट के डिफरेंट स्टैंड्स कैसे हुए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रिसेंटमेंट अपकमिंग ऑफ द महात्मा गांधी आए, फिर उसके बाद आइडिया ऑफ सत्याग्रह लाए। इस चीज को रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। पहले रिसेंटमेंट हुआ, जबरदस्ती डाला उनको फौज में लोगों को, फिर क्या हुआ, अपकमिंग महात्मा गांधी आए, आइडिया ऑफ सत्याग्रह लाए, नेशनल फोर्स इंस्टीट्यूट करी, फिर उसके बाद फ्यूचर एक्सीलरेटेड ड्यू टू द इन्फॉर्म ऑफ द जलियांवाला बाग इंसिडेंट, फर्दर एक्सीलरेटेड फ्यूचर जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, रॉयल एक्ट के साथ जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, रॉयल एक्ट के बाद अपॉर्चुनिटी ऑफ द नेशनल विद द वाइट मूवमेंट।
लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली नेशन विद द वाइट मूवमेंट की, है ना। वाइट मूवमेंट का कौन सा निकला, फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट निकला, समझ रहे हैं ना, इस चीज को कनेक्ट करते चलना। आगे आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए द मूवमेंट इन द टाउन्स, टाउन्स में कैसे मूवमेंट हुआ हम देखते हैं। सबसे पहले सिटीज में कैसे हुआ। सिटीज में इन द मिडिल क्लास पार्टिसिपेंट, मिडिल क्लास के जो लोग थे उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट करा। थाउजेंड ऑफ द स्टूडेंट लेफ्ट द गवर्नमेंट काउंसिल स्कूल एंड द कॉलेज हेडमास्टर टीचर रिजाइन। हेडमास्टर ने सर ने कहा भैया मैं नहीं पढ़ा रहा आज से, छुट्टी। हेडमास्टर ने कहा हम नहीं स्कूल जा रहे, छुट्टी। बच्चों ने कहा मजी मजे। फिर उसके बाद लॉयर्स एंड गिव अप द लीगल प्रैक्टिसेस। लॉयर्स लॉयर्स जो लॉयर्स थे, लॉयर्स मतलब जो वकील थे, गिव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस। उन्होंने कहा अपनी लीगल प्रैक्टिसेस को छोड़ दिया, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, मतलब वही चीज। द काउंसिल इलेक्शन वर बायकॉटेड, काउंसिल की इलेक्शन बायकॉट कर दिया हमने, लोगों ने कहा नहीं करेंगे इलेक्शन, जब चलानी तुमको तुम्हारी सरकार है तो हम का इलेक्शन है, पागल समझे क्या है। और प्रेसिडेंट एक्सपेंड इन मद्रास, और ये चीज मद्रास में करी उन्होंने बायकॉट इलेक्शन कर दिया। जस्टिस ऑफ द पार्टी रिफ्यूज द बायकॉट इलेक्शन। क्यों अब इलेक्शन क्यों बायकॉट कर दिए है भैया, हमको बताओ तो सही। तो देखो दोस्तों, इलेक्शन देखो टॉपर्स, देखो चैंपियंस, फाइटर्स, क्यों बायकॉट कर दिए इलेक्शंस, उसका कारण है द मूवमेंट। देखिए द मूवमेंट इन टाउन्स, टाउन्स में क्या मूवमेंट हुआ उसके बारे में समझते हैं। फॉरेन गुड्स वर बायकॉटेड, फॉरेन में गुड्स बायकॉट कर दिए। सिटी का तो हमने पता कर दिया, फॉरेन में फॉरेन गुड्स बायकॉट कर दिए अंग्रेजों की। फॉरेन क्लोथ्स बर्न यूज्ड ऑफ द बॉनफायर्स, बॉनफायर्स मतलब जानते हैं ना वो क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं अब आपको, हमारे गांव का शब्द तो एक अलग ही है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं अपन, जब सर्दी लगती है तपस करते हैं ना, तपस। तो उस तरीके से उन लोगों ने क्या बना दी, एक चूल्हा जैसा होता है ना, वैसे बॉन फायर में उन लोगों ने सारे के सारे अंग्रेजों के कपड़े जो होते फॉरेन क्लॉथ्स थे, जो अंग्रेज कंपनी से आते थे, ब्रिटिश से आते थे, उनको जला दिया है। हटवा हम तो खादी पहनेंगे। द इंपोर्टेंट ऑफ द फॉरेन क्लॉथ्स हैव बीन 1921 और 1922 के बीच में द मर्चेंट एंड ट्रेडर रिफ्यूज द ट्रेड फॉरेन गुड्स एंड फॉरेन ट्रेड। व्यापारी बोला अंग्रेज ठीक है, दिस इज अ गुड क्वालिटी ऑफ क्लॉथ्स। व्यापारी बोला अरे चल हम तो इंडियन है, हम तो हमारे कपड़े पहनेंगे, रिफ्यूज कर दिया हमने, हमने पहन तुम्हारे क्लॉथ्स, है ना। पीपल बिगन टू डिक्लेयर इंपोर्टेंट ऑफ द क्लॉथ वियरिंग इंडियन ओवर्स। वंस पीपल ने कहा कि हम इंडियंस के क्लॉथ को उन्हें ज्यादा बढ़ावा दिया। प्रोडक्शन ऑफ दैट इंडियन टेक्सटाइल का प्रोडक्शन बढ़ाया। हैंडलूम्स, हाथ से कारीगरी बढ़ाई, हाथ की कारीगरी, ये हाथ से कारीगरी करो, उन्हें मिट्टी के बर्तन और ऐसी हाथ की कारीगरी बहुत ज्यादा बनाई। आपने कहीं हाथ की कारीगरी की चीजें देखी हो तो बताइएगा कमेंट में। हाथ की कारीगरी की बहुत चीजें होती हैं। अब देखिए ये मूवमेंट कौन सा था, द मूवमेंट इन टाउन्स, टाउन्स में ये मूवमेंट कैसे हो रहा था। बायकॉट ऑफ द फॉरेन क्लॉथ्स इन 1922 में देखिए बायकॉट कर दिया फॉरेन क्लॉथ्स को। बस सीन द सिंबल ऑफ द वेस्टर्न इकोनॉमिक कल्चर एंड डोमिनेशन, जो कि वेस्टर्न इकोनॉमिक कल्चर को बता रहे थे ना जो क्लॉथ्स, उनको बायकॉट कर दिया लोगों ने। कहा अरे हटो वेस्टर्न कल्चर, हम तो हमारे का बनेंगे। ये लोगों ने पूरे बायकॉट कर दिया क्लॉथ्स को। ये देखिए, और ये यहाँ पे चखा लेके जा रहे हैं और दर्शा रहे हैं कि हम हमारे देश का कपड़ा पहनेंगे, है ना। तो बायकॉट कर दिया क्लॉथ्स को, है ना। इन द 10th हिस्ट्री द मूवमेंट ऑफ द टाउन्स, टाउन्स में कैसा मूवमेंट हुआ भाई साहब, यही चीज हमारे चल रही है अभी तक टाउन्स का मूवमेंट ही चल रहा है। देखिए समझना, है ना। खादी क्लॉथ वर ऑफ्टन द एक्सपेंसिव, खादी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी भैया, हमारे यहाँ सब एक्सपेंसिव चीजें मिलती है, अच्छी क्वालिटी तो एक्सपेंसिव तो होगी सही ना यार। खादी एक्सपेंसिव थी। मास प्रोड्यूस मिल्क क्लॉथ्स, है ना, प्रोड्यूस मिल्क क्लॉथ्स मतलब मिल में ये जो क्लॉथ बनते थे, पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाय खादी, बेचारे गरीब लोग खादी लोग कैसे खरीदे, वो तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी यार। प्योर कॉटन तो एक्सपेंसिव होगा सही ना, तो कोई चीज कम है तो वो तो एक्सपेंसिव होगी सही। अब उसमें लोगों की भी गलती नहीं है और गरीबों की भी गलती नहीं है, तो क्या करें, गरीब बेचारे खादी को खरीद नहीं पा रहे थे, तो क्या करें, बायकॉट ऑफ द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन प्रोसेड बाय प्रोग्राम। इस बायकॉट करना एक प्रोग्राम बन गया। अल्टरनेटिव, इसका अल्टरनेटिव क्या निकला, इंडियन institution had been set up so they could be used the palace of the British ones, मतलब इंडिया के कोई खुद के इंस्टीट्यूशन सेटअप ही नहीं थे कि वो खुद के कोई कपड़े बना दे, इसलिए वापस ब्रिटिशर्स की तरफ जाना पड़ा और वही कपड़े और उन्हीं चीजों को वापस अपनाना पड़ा। दे वर स्लो एंड कम अप, थोड़ी टाइम बाद कम अप, सो स्टूडेंट एंड टीचर बिगिन टू द टीचिंग बैक टू द गवर्नमेंट स्कूल एंड लॉयर जॉइन द गवर्नमेंट कोर्ट, मतलब सब लोग अपनी अपनी जॉब पे वापस आ गए। बच्चे भी घर पे धूम मचा रहे थे, तो उनके माता पिता ने कहा जाओ स्कूल भेज दिया। वापस टीचर भी बेटे बेटे क्या करेंगे, घर पे बच्चों को घर पे ही सोच रहे थे a+b का होल स्क्वायर, तो फिर टीचर ने सोचा चलो इस ज्ञान को बाद में वापस चलते हैं। तो वापस बेटे बेटे कोई इंसान कब तक अपना गुजारा कर सकता है, मूवमेंट हमने चालू तो कर दिया, पर इंडिया के कोई इसके अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन कहाँ थे उस टाइम पर, इस वजह से उनको अपना मूवमेंट को वापस क्लोज ऑफ करना पड़ा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन कंट्री साइड, स्लो करना पड़ा मूवमेंट, क्लोज ऑफ का बाकी है कि कब क्लोज कर दिया, ऑफ कर दिया इस मूवमेंट को। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कंट्री साइड, कंट्री साइड का मतलब कोई कंट्री का किनारा नहीं है दोस्तों, गांव होता है, गांव कंट्री के साइड होता है। पार्टिसिपेंट बाय पीजेंट्स और ट्राइबल्स ने कैसे इसमें पार्टिसिपेट करा, हमारी आदिवासी जनजाति ने और हमारे किसानों ने इन मूवमेंट में कैसे पार्टिसिपेट करा। कनेक्ट विद द ब्रॉड टॉपिक्स, टॉपिक्स कनेक्ट करिए। डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट मूवमेंट बिगिन इन 1921, ठीक है। वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट, अलग अलग सोशल ग्रुप ने पार्टिसिपेट करा था। तो अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं कि इसमें पार्टिसिपेंट पीजेंट्स का और ट्राइबल्स का क्या था। हमने बड़े बड़े सिटीजन, आर्टिसन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और टीचर्स का, लॉयर्स का, सबका पार्टिसिपेशन देख लिया, टाउन के लोगों का भी पार्टिसिपेशन देख लिया, और हम देखेंगे गांव के लोगों का पार्टिसिपेशन था। और ये अंकल जी हमको क्या बताना चाहते हैं, तो हम देखते हैं इनका भी बहुत योगदान है हमारे इस मूवमेंट में, तो हम इनको भी ढंग से बोलेंगे कि बाबा रामचंद्र जी हम क्या बताना चाहते हैं। तो रिबेलियन ऑफ द कंट्री साइड प्रेजेंट बाय द पार्टिसिपेंट बाय द पीजेंट ने क्या करा इन अवध में, जानते हैं अवधपुरी के रामचंद्र जी, तो पीजेंट्स वर लीड बाय द बाबा रामचंद्र जी। तो जो बाबा रामचंद्र जी थे ना, ये आप इनकी शक्ल ध्यान रखिएगा, ये कौन है, बाबा रामचंद्र जी। तो बाबा रामचंद्र जी ने क्या करा था, नमस्ते, हमने पीजेंट की पार्टिसिपेशन बढ़ाई थी और हमने क्या करा था, हमने पीजेंट को उनका पार्टिसिपेंट बढ़ाई थी और हमारा यही मोटिव था कि सभी पीजेंट्स अभी इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें। तो बाबा रामचंद्र जी ने क्या करा, पीजेंट की पार्टिसिपेशन बढ़ा दी दोस्तों। पीजेंट की पार्टिसिपेशन बढ़ाने से क्या हुआ, देखिए एंड सन्यासी, ये एक सन्यासी थे, है ना, हु लीड द अर्लियर बीइंग द फिश एंड द इंट्रोड्यूस्ड लेबर। इन लोगों ने लेबर और पीजेंट्स को इस मूवमेंट के बारे में ज्वाइन करने की बहुत ज्यादा सोचा। ये मूवमेंट किसके अगेंस्ट हो गया था, लेकिन उन्होंने क्या सोचा पीजेंट्स ने कि ये तुलकदार है हमारे सारे प्रोग्राम, ये लैंडलॉर्ड्स है हमारे सारे प्रोग्राम, जमींदार हु डिमांडेड द पीजेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई रेंट्स एंड द वेरियस ऑफ द अदर केसेस, ये जो कि इनसे ज्यादा पैसा लेते थे, ला मेरा पैसा ऐसे बोलते, तो वो पैसे लेते तो उन्होंने सोचा कि अब हमको इनसे ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे, हमारे मजे ही मजे हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने उस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट किया। द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड द रिडक्शन ऑफ द रेवेन्यू ऑब्लिगेशन एंड द सोशल बायकॉट ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द लैंडलॉर्ड। नाई धोबी बंद, इन्होंने कहा कि नाई धोबी बंद कर दो, अब ना इनके बाल काटेंगे ना इनके कपड़े धोएंगे, घूमना बड़े बाल लेके। इन लोगों ने कहा कि बायकॉट कर दो, नाई धोबी बंद, नाई काम करना, मतलब ये लोग अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, ये लोग तिलकदार और लैंडलॉर्ड के खिलाफ मूवमेंट चला रहे थे। तो ये चीज आपको समझनी होगी। इसके बाद क्या होता है, रिबेलियन कंट्री साइड गांव में कैसे रिबेलियन हो जाता है। इन 1921 में जवाहरलाल नेहरू बिगन द टूरिज्म अराउंड द विलेज, देखो नेशनल कांग्रेस ने जो किया, कांग्रेस एंड प्रेजेंट पार्टिसिपेंट, कांग्रेस का प्रेजेंट की जो पार्टिसिपेंट उनकी सबसे था 1920 में जवाहरलाल नेहरू बिकम एट टूरिंग अराउंड द विलेज, मतलब जवाहरलाल नेहरू थे ना, वो टूरिंग मतलब टूर पे गए विलेज के, टूर पे मतलब वो क्या घूमने थोड़ी ना गए, मतलब एक ऑब्जर्वेशन लेने कि विलेज में मूवमेंट कैसे चल रहा है। बाय द अक्टूबर अवध किसान सभा सेट अप एंड हेडेड बाय द जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र एंड द फ्यू अदर्स। कुछ लोग बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू अवध किसान सभा में गए जब अक्टूबर 1920 में, विद इन द मंथ
इस मंथ में ओवर 300 ब्रांचेस हैड बीन सेट अप इन द विलेज अराउंड द रीजन। 300 ब्रांचेस सेटअप हुई है ना। गोली अगर पड़ जाए तब भी ये सर्वाइव कर सकती थी। ठीक है, अल्लू ऋषिका राम राजू देखिए आंध्र प्रदेश के हैं और इस पे 7 पिक्चर में भी इनका एक ये लुक दर्शाया गया था जब अल्लू अर्जुन नहीं हमारे रामचंद्र जी वो क्या बोलते हैं धनुष बाण लेके राम भगवान का जो रूप धारण करते हैं उस टाइम पे अंग्रेजों को मारने के लिए, उस तरीके से वो पिक्चर में एक छोटा सा शॉट बताया गया है इनके ऊपर, अल्लू ऋषिका राम राजू जी के ऊपर, है ना। द रिबेल प्रोक्लेम दैट ही वाज एन इंक्रेशन ऑफ द गॉड, मतलब इस चीज से ये पता चलता है कि ये भगवान के भेजे हुए थे, भगवान ने ही इनको भेजा था आजादी के लिए, ऐसे माना जाता है। फिर इसके बाद क्या बताया गया, इसके बाद क्या बताया गया दोस्तों कि इसके बाद क्या बताया गया देखिए, अल्लू ऋषिका राम राजू टेक द ग्रेटनेस ऑफ द महात्मा गांधी की इज्जत करते थे, प्लीज द पीपल वर्क खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग, मतलब प्लीज द पीपल टू वियर खादी एंड लोगों को कहते थे कि आप खादी पहने। एट द सेम टाइम ही अरेस्टेड दैट द इंडिया वुड बी लिबरेट ओनली यूज द फोर्स नॉट नॉन वायलेंस, लेकिन वो ये भी मानते थे कि इंडिया आजाद तभी होगा जब आपको बिना नॉन वायलेंस के सिर्फ इंडिया आसान नहीं हो सकता, उसके लिए आपको फोर्स और ताकत की भी जरूरत पड़ेगी। कंसेंस क्या निकलता है इसका कंसेंस ये निकलता है, कंसेंस ये निकलता है द गार्डन डिपेंडेंट अटैक द पुलिस स्टेशन। इससे क्या होता है, अल्लू सीताराम राजू कहते हैं कि हमको थोड़ा अटैक करना पड़ेगा इन पर तभी जाके हमारा देश आजाद हो सकता है, ऐसे नॉन वायलेंस नहीं हो सकता। इससे क्या होता है, पुलिस स्टेशन पे अटैक कर देते हैं कुछ रिबेलियंस, कुछ लोग आतंक क्या वो क्रांतिकारी माफ करिएगा क्रांतिकारी हमारे वहाँ पे रिबेल कर देते हैं। रिबेल करने के बाद क्या होता है, अटेम्प्ट टू किल ब्रिटिश ऑफिसर एंड कैरी द गोरिल्ला वॉरफेयर अचीवमेंट ऑफ द स्वराज, और ब्रिटिशर्स को मार देते हैं, ब्रिटिश ऑफिसर को गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक के तहत और अचीव करते हैं स्वराज को। राजू वाज कैप्चर्ड एंड एक्सक्यूटेड इन 1924 ओवर द टाइम बिकम ए फोक हीरो, मतलब बाद में अल्लू सीताराम राजू जी को पकड़ लेते हैं और एक्सक्यूटेड कर देते हैं 1924 में, और लेकिन तब तक वो एक फोक हीरो बन चुके थे। एक हीरो फोक हीरो का मतलब सारे लोग उनकी कथाएं गाते थे वहाँ पे। स्वराज अल्लू सीताराम राजू जी की स्वराज होता प्लांटेशन वर्कर के लिए क्या स्वराज था, प्लांटेशन वर्कर कहते हैं मुझे घर भेज दो, मेरे घर भेज दो, मुझे घर भेज दो, वही प्लांटेशन वर्कर की। दोस्तों आपको अगर हालत याद रखनी है तो आपके आंखें बंद करके याद करिए कि आप नर्सरी में कैसे सोचते थे कि मेरे घर जाना है, तो उसी प्रकार से प्लांटेशन वर्कर के साथ हालत हो रही थी। प्लांटेशन जो वर्कर थे ना समझे दोस्तों, फ्रीडम मीन द राइट ऑफ द मूव फ्रीडम फ्री, वो ये मानते थे कि हम तो भैया फ्रीली इधर उधर जा सके, इधर उधर चले, हम मतलब हम फ्रीली मूव कर सके, हमको इन लोगों ने पकड़ रखा है इन आउट ऑफ द कंफर्ट स्पेशल इन विच दे वर इनक्लोज्ड दे मीन रेटिंग लाइक ए विद ए विलेज फॉर विच हैड कम, मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं इसमें कि उनको पकड़ रखा था, जबरदस्ती वहाँ पे प्लांटेशन करवाते थे, उनको जबरदस्ती इंडिगो और ये सब चीजें प्रॉफिटेबल क्रॉप उगाते थे, उनको उनके घर नहीं जानते थे। इंग्रीमेशन एक्ट के तहत 1859 में ये आया था। ठीक है ना, प्लांटेशन वर्कर वर नॉट परमिटेड टू द लीव द टी गार्डन विदाउट द परमिशन, मतलब टी गार्डन टी भी उगाई जाती है, अंग्रेजी तो चाय लाएं, चाय पियेंगे, अंग्रेजी तो चाय लाएं यहाँ पे, तो टी वर्कर बिना परमिशन के लिए उनको कहीं नहीं जाने देते थे बेचारों को, इन द फैक्ट दे वर रियली गिव अस सच ए परमिशन, और बहुत ही ज्यादा रियली मतलब बहुत ही ज्यादा कम, बहुत ही रेयर केसेस होते थे जब उनको जाने दिया जाता था कि भैया तुम चले चल जाओ, वरना उनको कहीं भेजते नहीं थे, उधर ही रखते प्लांटेशन वर्कर को बेचारों को, उनकी अलग गुलामी, मतलब उनकी अलग ऐसी जिंदगी थी बेचारी। इन द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट थाउजेंड ऑफ द वर्कर डिफाइंड ऑथराइज्ड दे लेफ्ट द प्लांटेशन हैंडिंग होम, और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में लोगों ने सोचा चल हट हम तो जाएंगे घर पे, हम गांधी जी ने कह दिया स्वराज आ जाएगा तो घर में चल गए, दे बिलीव द गांधी राज, उन्होंने सोचा गांधी राज आ चुका है, कमिंग एवरीवन विल बी गिवन द लैंड ऑफ देयर ओन विलेज, उन समय सोचा कि उनको उनकी जमीन उनकी गांव की हर एक इंसान को उनकी जमीन दी जाएगी। दे हाउएवर नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन, लेकिन उनको अपने डेस्टिनेशन नहीं पहुंचे। द नेशन ऑफ द स्वराज वाज इंटरप्रेटेड देयर ओन वेज, स्टिल इट वाज पैन इंडियन मूवमेंट। द नोशन ऑफ द स्वराज वाज इंटरप्रेटेड अलग-अलग, देखिए ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट कि स्वराज का जो सपना था वो अलग-अलग हो गया। क्यों हो गया, हर आदमी ने इसको अपनी तरह से इंटरप्रेट कर लिया, हर इंसान ने इसको अपनी तरह से इंटरप्रेट कर लिया, हर आदमी ने सोचा स्वराज का मतलब तो ये होता है और किसी ने सोचा स्वराज का मतलब तो वो होता है, तो हर इंसान ने स्वराज का मतलब अपने अपने तरीके से निकाला। इस वजह से क्या हो गया, हर आदमी ने स्वराज अपने अपने तरीके से निकाला। इस वजह से किसी ने सोचा नाई धोबी बंद कर देंगे, किसी ने सोचा हम ब्रिटिश फॉरेन क्लॉथ्स बंद कर देंगे, किसी ने अंग्रेजों को मारना ही समझा, किसी ने सोचा कि हमको घर जाना है, तो हर इंसान के लिए अब अलग अलग हो गया स्वराज का मतलब। ठीक है ना, अब देखते हैं आगे क्या होता है। हर इंसान के लिए स्वराज का मतलब अलग अलग हो गया। अब क्या होता है, इमेजिन करने की बात आ गई, इमेजिन टू बी टाइम वेल ऑल सफरिंग ऑल ट्रबल, सब सफरिंग कर रहे थे, सब ट्रबल में थे, सब परेशानी में थे, दे विल बी ओवर दे आवर आल्सो इमोशनली, वो इमोशनल भी हो गए थे, रिलेटिंग ऑन द ऑल इंडिया एग्रेशन, मतलब पूरे इंडिया में ये लोग इमोशनल हो गए थे और रिलेटिंग टू द ऑल इंडियन एगिटेशन, मतलब सारे इंडिया में आंदोलन तक छिड़ गया था। दे वर आइडेंटिफाई विद द मूवमेंट व्हिच इज बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ देयर इमीडिएट लोकेलिटी, ये दे वर आइडेंटिफाइंग द मूवमेंट, ये मूवमेंट आइडेंटिफाई बन गया व्हिच वेंट बियॉन्ड, और परे पहुंच गया द लिमिट्स ऑफ देयर इमीडिएट लोकेलिटी, जो इसकी लोकेलिटी उस थे। स्वतंत्र भारत का स्लोगन था। अब देखते हैं चौरा चौरी इंसिडेंट क्या था, कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, कैसे बंद हुआ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। ये देखिए ये क्या है, 2-4 लोग मरे पड़े हैं, बहुत सारे लोग मरे पड़े हैं भाई साहब। चौरा चौरी इंसिडेंट क्या था, देखिए इसको चौरा चौरी पढ़ना। इन द फरवरी 1922 चौरा चौरी इंसिडेंट इन गोरखपुर यूपी में गोलियां चली थी, गोरखपुर यूपी में गोलियां चली थी, इस गाने से आपको याद रह जाएगा। 1922 में क्या हुआ, गोरखपुर यूपी में गोलियां चली। एक पीसफुल डोमिनेशन इन द ब्राज टर्न इनटू द वायलेंट क्लाश इन द पुलिस, या एक पीसफुल पोजीशन था जिसपे पुलिस ने देन ब्राज टर्न इनटू द वायलेंट क्लाश विद पुलिस, मतलब एक पीसफुल पोजीशन में झड़प हो गई, पुलिस के साथ लड़ाई हो गई। हियरिंग द इंसिडेंट, इस इंसिडेंट को सुनकर महात्मा गांधी कॉल्ड द हार्ट ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, महात्मा गांधी ने कहा कि लोग फिर से लड़ गए, अब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को बंद कर देते हैं। ये देखिए लीडर्स आ चुके हैं हमारे, जिसमें क्या है, ये सीआर दास है, ये मोतीलाल नेहरू है, ये जवाहरलाल नेहरू है और ये सुभाष चंद्र बोस है। देखिए तो इन लोगों की वजह से क्या हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के हमें अब हम देखते हैं। ठीक है ना, अब हमारा थोड़ा सा ही पार्ट रह गया है, देखिए दोस्तों अभी हम थोड़ी स्पीड में चलेंगे क्योंकि चैप्टर बड़ा है, आपको समझना है। अगर हम 2 घंटे में से कंप्लीट करें तो आप बता दीजिएगा, नहीं तो हम थोड़ी स्पीड में चलते हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया, गांधी जी
ये देखिए अब सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट में क्या हुआ। सिविल डिसोबेडिएंस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1921 से 1922 तक पहुंचा। सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट चला 1930 से 1931 तक। व्हाट हैपनिंग द दिस टाइम पीरियड में क्या हुआ 1930 से 1931 के बीच क्या हुआ। ट्रेनिंग ऑफ द अनदर मास स्ट्रगल, एक और मास स्ट्रगल के लिए पीपल को ट्रेनिंग दिया गया। विद इन द कांग्रेस लीडर्स वर नाउ ट्राई टू द मास स्ट्रगल वांटेड टू द पार्टिसिपेंट इलेक्शन टू द प्रोविंशियल काउंसिल दे हैड टू द सेट अप द गवर्नमेंट एक्ट इन 1919। गवर्नमेंट ने कहा कि चलो अब भैया नया मूवमेंट लाएंगे पर इसके बीच में क्या हो रहा था। सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट आया 1930 में, 1922 में नॉन कॉपरेशन बंद हो गया। तो बीच में क्या हो रहा था इस टाइम पीरियड में। तो कांग्रेस के जो कुछ लीडर थे उन्होंने कहा मास स्ट्रगल हो रहा था, जो स्ट्रगल उसके उन्होंने कहा इलेक्शन प्रोविंशियल काउंसिल, उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन लड़ रहे थे। नाइस दैट हैड बीन सेट अप द गवर्नमेंट इंडियन एक्ट इन 1990। तो गवर्नमेंट इंडियन एक्ट आ गया 1919 में। क्यों आया एक्सप्लेन करेंगे। सीआर दास और मोतीलाल जो नेहरू ने अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज पार्टी, विद द कांग्रेस आर यू द रिटर्न द काउंसिल पॉलिटिक्स में भाग लेने के लिए। बट द यंगर लीडर जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस जो यंगर लीडर थे प्लस पासेस फॉर द ए मोर रेडिकल मास एसोसिएशन फॉर द फुल इंडिपेंडेंस। इन्हें कहा कि हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। ऐसे नहीं कि छोटे मोटे स्वराज में हम ब्रिटिश को हम अगर मान लीजिए अगर आपको नेता बना देते ब्रिटिश कहते हैं चलो तो हमारे साथ ही क्या मतलब है। तो मोदी वो क्या बोलते हैं हमारे जो सुभाष चंद्र बोस जी थे और ये क्या नाम इनका जवाहरलाल नेहरू जी थे, इन्होंने कहा कि हमको तो फुल इंडिपेंडेंस लेंगे हम लेंगे। तो फिर क्या हुआ इन हिस्ट्री में क्या हुआ क्लास 10 की हिस्ट्री में देखिए ये क्या हुआ। इन सच सिचुएशन द इंटरनल डिबेट्स एंड डिस्कशंस वर टू फैक्टर अगेंस्ट द इंडियन पॉलिटिक्स इन 1920 में दो फैक्टर्स हुए। एक तो इकोनॉमिकल डिस्प्लेशन आ गई, इकोनॉमी में डिस्प्लेशन आ गई और ना एक साइमन कमीशन आ गया। साइमन कमीशन क्या था। साइमन कमीशन एक ऐसा था कि लोगों ने इंडिया का संविधान बिना इंडिया के लोगों के बनाया जाएगा। अब इसमें जिसमें एक भी इंडियन ना हो और इंडिया का संविधान बना दिया जाए तो ये तो बेकार बात थी। इसलिए लोगों ने इसका अपोजिशन करा। लोगों ने कहा कि जब इंडिया के लोग में इंडियन नहीं हो गए तो लोगों ने एक नारा दिया जिसका नारा था साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। तुम क्यों इंडिया में आए हो, तुम जाओ। साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। इंडिया में क्यों आए हो, तुम जाओ। साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। ऐसे इंडिया वालों ने नारे लगाए, बोले साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, गो बैक साइमन। तो मतलब ऐसे नारे लगाए दोस्तों, ठीक है। अब मैंने भी लगा दी नारे। साइमन को इनको भेजना था वापस, ठीक है ना। ये देखिए क्या हुआ। वाइल इकोनॉमिक डिस्प्रेशन हुई 1929 में एग्रीकल्चर के प्राइस गिर गए है ना। 1926 में क्या हुआ कोलैप्स आफ्टर द 1930। अरे देखिए 1929 में डिप्रेशन आई, इकोनॉमिक डिप्रेशन। एग्रीकल्चर प्राइस बिगन टू फॉल इन 1926 वर कोलैप्स आफ्टर द 1930। एग्रीकल्चर प्राइस बिगन टू फॉल फ्रॉम कहां से। अच्छा एग्रीकल्चर के प्राइस पूरी तरह से गिर गए थे तब से 1926 से 1930 तक। देखिए क्या हाल होता किसानों का। देखिए अभी मैं बताता हूं आपको किसान क्या बात करेगा, अभी आप सुनिएगा। अरे भाई साहब मैं क्या करूं, पूरी फसल खराब, पूरी फसल खराब। एक तो फसल के दाम भी नहीं मिल रहे इतने ज्यादा बेटे, एक तो ये ब्रिटिशर, ऊपर से फसल भी खराब हो रही है। हाँ भाई सही कह रहा है यार, ऐसा कैसे हो सकता है हमारे साथ, इतना बुरा हाल हमारे साथ ही क्यों होना चाहिए साहब। क्या करूं भाई, फसल खराब हो गई और हमारे तो इकोनॉमिकल डिप्रेशन भी आ गया। अंग्रेजों ने नए अक्षर भी सिखा दिए इकोनॉमिकल डिप्रेशन। तो देखिए ऐसे इन लोगों की हालत थी, बहुत ही ज्यादा परेशान थे। 20 साइड टर्म हुई, 20 साइड में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी। द डिमांड ऑफ द एग्रीकल्चर गुड फेल्ड एक्सपोर्ट द डिक्लाइन द प्रेजेंट वर्ल्ड टू डिफिकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट प्रेजेंट रेवेन्यू, है ना। ठीक है क्या हो रहा था इनके साथ देखिए। ले लो कोई तो हमारी चीजें ले लो, मैं ये बेच रहा हूँ, कोई तो कपास खरीदो, मेरे मुश्किल हो गई कपास बेचनी। तो क्या हो रहा था उस टाइम पे ये देखिए डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर गुड फॉल्स हो गई। प्रेजेंट वर्ल्ड एग्रीकल्चर की डिमांड किसी कौन चीजों की डिमांड पड़ी नहीं गिर गई, है ना। प्रेजेंट वर्ल्ड डिफिकल्ट टू सेल, प्रेजेंट का डिफिकल्ट हो रहा था सेल करने में और अपना रेवेन्यू दे भी नहीं पाते वो बेचारे, है ना। देखिए रेवेन्यू भी नहीं दे पाते। अरे कोई तो ले लो, कपास नहीं लेगा तो मैं उन अंग्रेजों को रेवेन्यू कैसे दूंगा, उनने वो सारे रेवेन्यू भी मांगने आ जाते हैं प्लीज। तो ये हाल हुआ उन लोगों का। अब देखते हैं आगे क्या होता है, आगे क्या होता है ना। साइमन कमीशन क्या है, क्यों है, कब आया, कैसे आया, इसके बारे में पता करेंगे। द टोरी ऑफ द गवर्नमेंट ब्रिटिश कंस्टिट्यूटेड कमीशन इन द सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन फर्स्ट। अरे देखिए सर जॉन साइमन जो थे ना, अब मैं क्या करूंगा आपको समझाते हुए चलूंगा, नहीं तो वीडियो हमारी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, आप इसको पॉज करके रीड कर सकते हैं। सर जॉन साइमन जो थे ना, इन्होंने यूं सोचा कि हमारे देश में साइमन कमीशन आएगा। साइमन कमीशन से इन्हें एक बात सोच ली थी कि हम इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। पर इससे दिक्कत थी, एक दिक्कत थी, पर क्या दिक्कत थी बताते हैं। दस कमीशन डिड नॉट हैव ए सिंगल इंडियन मेंबर। इस कमीशन में एक भी इंडियन नहीं था, है ना। देवल और ब्रिटिशर थे, सब लोग ब्रिटिशर थे इसमें, एक भी इंडियन नहीं था। एक तो इंडियन होना चाहिए था, एक भी इंडियन नहीं रखा, सबके सब ब्रिटिशर। देखो मेरी एक सिंपल सी बात है, हम तुम्हारे संविधान तो बनाएंगे पर इसमें एक भी इंडियन नहीं रखेंगे। तो देखो साइमन कमीशन, सर जॉन साइमन ने ऐसे बोला था कि हम एक भी इंडियन रखेंगे। व्हेन द साइमन कमीशन आया, जब साइमन कमीशन आया इन इंडिया में 1928 में, इट वाज गारंटीड विद द स्लोगन, एक स्लोगन से इसको स्वागत करा, स्लोगन का था गो बैक साइमन। साइमन से कहा चल निकल, यही मुझसे निकल। हां यार बिना इंडिया के वो आ रहा है भैया, इंडियंस में तुम इंडियन को नहीं रखो कॉन्स्टिट्यूशन में, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो, उल्लू बना रहे हो। उसको कहा गो बैक साइमन। इसमें अगर साइमन कमीशन, लोगों ने साइमन कमीशन के अगेंस्ट में हमारे अगेंस्ट में आ गए। लॉर्ड अर्विन ने कहा कि तुम 1929 में कि तुम लोग डोमिनियन स्टेटस ले लो यार, हमारे नीचे काम करना, डोमिनियन स्टेटस हम ऊपर से कठपुतली की तरह नचा करेंगे, लेकिन नहीं। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्हें चीज रखा, लेकिन रिस्पांस टू द इंडियन रेडिकल कांग्रेस ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस बिकम मोर असर्टिव। उन्होंने कहा कि नहीं और लेगा डोमिनियन, हमें पूर्ण स्वराज पूर्ण आजादी चाहिए। द लीडर ऑफ द मॉडरेट कमीशन ऑफ द सिस्टम विद द फॉर्मर ब्रिटिश डोमिनियन ग्रेजुअली लॉस्ट इन्फ्लुएंस। ब्रिटिश की पकड़ अब छूटती जा रही थी, लिबरल्स मॉडरेट होते जा रहे थे, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम विद द फ्रेमवर्क ऑफ द ब्रिटिश डोमिनियन, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ब्रिटिश बनाने की सोचते ग्रेजुअली लॉस्ट इन्फ्लुएंस, कंट्रोल उनके काम में लॉस्ट हो जाते हैं, है ना। और ये लॉर्ड अर्विन 1929 में सोचते हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कि डोमिनियन स्टेटस देते हैं, और इसकी भी मना कर देते हैं हमारे यंग लीडर्स। फिर क्या होता है इन हिस्ट्री में, लाहौर कांग्रेस का सेशन, ये जो लाहौर कांग्रेस का सेशन देख रहे हैं यहाँ पे, पता क्या हो रहा है आपको बताते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए लाहौर कांग्रेस स्टेशन में क्या हो रहा है दोस्तों। अभी इस जगह पे जवाहरलाल नेहरू बताएंगे सब लोगों को, कहेंगे हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। लाहौर कांग्रेस स्टेशन, ये लाहौर में हुआ था कांग्रेस का सेशन, और 1929 में हुआ था। इसमें क्या बताया, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ द जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी में हुआ था। लाहौर कांग्रेस स्टेशन फॉर्म द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज, और कहा था कि पूर्ण स्वराज चाहिए हमको, फुल इंडिपेंडेंस, यानी पूर्ण इंडिपेंडेंस, डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, जो लॉर्ड अर्विन ने दिया था हमको 1929 में। उसके बाद ही लाहौर स्टेशन कर दिया दिसंबर में, पूरा स्वराज है, बड़े कठपुतली बनाए। इट वाज डिक्लेयर्ड इन 26 जनवरी 1930 वुड बी द सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे। लोगों ने कह दिया, डिक्लेयर कर दिया हम 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस बनाएंगे, पर आज रिपब्लिक डे बनाते हैं, तो बात अलग है उस टाइम की। महात्मा गांधी हैड फाइंड द वे
टू रिलेट द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम एंड मोर कंस्ट्रक्टिव इशू एवरीडे लाइफ। तो महात्मा गांधी ने सोचा कि एक ऐसा लेना इशू, एक ऐसा मूवमेंट लाना पड़ेगा जो हर इंसान को कनेक्ट कर सके, हर इंसान की बात से कनेक्ट हो उससे। तो उन्होंने एक मूवमेंट लॉन्च किया जिसका नाम था साल्ट मार्च। बैकग्राउंड, साल्ट मार्च 31 जनवरी 1930 को इंट्रोड्यूस करा गया है ना। उन्होंने पहले लॉर्ड अर्विन को 11 डिमांड लिखी। डिमांड में उन्होंने लिखा था कि ना वन डिमांड अबॉलिश मतलब साल्ट पे टैक्स हटा दो, है ना। इट वाज अल्टीमेट बाय फुलफिल्ड बाय 11 मार्च द डिमांड नॉट फुलफिल्ड 11 मार्च कांग्रेस विल बी लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन। ये डिमांड नहीं मानी उसने गांधी जी ने कहा अब देख तुम्हें। अब उन्होंने कहा कि भैया इसने डिमांड नहीं मानी, अब हम चलेंगे नया मूवमेंट। नया मूवमेंट कौन सा आया दोस्तों? नया मूवमेंट आपकी तरफ आया। नया मूवमेंट कौन सा आया? मूवमेंट था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब हम सिर्फ ब्रिटिश के खिलाफ नहीं जाएंगे बल्कि उनको डिसोबे भी करेंगे। गांधी जी का इसलिए नहीं अरविंद वाज unwilling to negotiate, Gandhi ji started his famous salt march. गांधी जी ने स्टार्ट करा उनका फेमस साल्ट मार्च विच इज आश्रम साबरमती टू द गुजरात कोस्टल टाउन ऑफ द दांडी। साबरमती से दांडी तक इन्हें यात्रा करी जिसमें ये 240 माइल चले 24 दिन तक। 6 अप्रैल को ये दांडी पहुंच गए थे। 6 अप्रैल 1930 है ना, 6 अप्रैल 1930 31 जनवरी से चले और 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे दांडी पहुंच गए थे, है ना। ऑन 6 अप्रैल दांडी पहुंच गए थे और फिर सेरेमनी वर्डेड साल्ट लो मैन्युफैक्चर साल्ट, उन्होंने साल्ट को मैन्युफैक्चर करा। साल्ट में साल्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बिगिनिंग हो गई, है ना। द साल्ट मार्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये था और गांधी जी ये जा रहे। अभी देखते हैं गांधी जी क्या कहते हैं। देखो मैंने साल्ट मार्च को लॉन्च कर दिया है, अब देखना ब्रिटिश राज कैसे आराम से गिरेगा। The Dandi March during the start march Mahatma Gandhi was accompanied by the 78 volunteers। 78 volunteers के साथ गए on one way where they joined by the thousands। और 78 volunteers के साथ गए और they were joined by the thousands of the लोगों ने उनको ज्वाइन कर लिया उनके साथ, है ना। हिस्ट्री और नेशनलिज्म इन इंडिया, द साल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दांडी के बारे में पढ़ेंगे, साल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, हाउ वाज द मूवमेंट डिफरेंट फॉर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से कैसे डिफरेंट था? पीपल वर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज द कोऑपरेशन विद द ब्रिटिश बट आल्सो टू ब्रेक कॉलोनियल लॉ। पीपल ने कहा कि आप पीपल वर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली रिफ्यूज, पीपल ने कहा कि नहीं हम सिर्फ ब्रिटिश को रिफ्यूज नहीं करेंगे बल्कि उनके लॉ को भी ब्रेक करेंगे। जैसे अब इन्हें पंगा ले लिया अपन से, हैं। हाउ डिड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अनफॉल कैसे बना? 1000 ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री साल्ट लो, साल्ट लोगों ने बहुत सारे लोगों ने मैन्युफैक्चर साल्ट करा। डेमोंस्ट्रेट द फॉरेन गवर्नमेंट साल्ट फैक्ट्री, गवर्नमेंट की साल्ट फैक्ट्री को डेमोंस्ट्रेट कर दिया। फॉरेन क्लोज फॉर बाइकआउट, फिर से बाइकआउट कर दिया, रिक्वेस्ट ऑफ एंड और पीजन रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू, पीजन ने रेवेन्यू पे करना बंद कर दिया। चौकीदार टैक्स विलेज ऑफिसर रिजाइन, है ना। चौकीदार टैक्स भी नहीं दिया। मेनी पीपल फॉरेस्ट एंड पीपल वाइल्ड लॉज एंड गोइंग टू द रिजर्व फॉरेस्ट टू कलेक्ट वुड एंड गैस कटर। लोगों ने फॉरेस्ट लोग छोड़ दिया और काम तो हमारी लकड़ी इकट्ठा करेंगे, तुम क्या कर लोगे? रिस्पॉन्स टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स आया इसमें, है ना। गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स आया देखो। द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिकम द एसोसिएशन ऑफ द कांग्रेस लीडर, कांग्रेस के द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगन द अरेस्टिंग ऑफ द कांग्रेस लीडर। कांग्रेस के लीडर्स को अरेस्ट करना चालू कर दिया। वॉलंटियर क्लैश हो गए, लड़ाई हो गई। अरेस्ट अब्दुल गफर खान को अरेस्ट कर लिया। मोहम्मद गांधी नहीं मोहम्मद महात्मा गांधी हिमसेल्फ वर अरेस्टेड इन द इंडस्ट्रियल। मोहम्मद अब्दुल गफर खान को अरेस्ट कर लिया और फिर जब महात्मा गांधी हिमसेल्फ अरेस्टेड, जब महात्मा गांधी को खुद को अरेस्ट कर लिया। इंडस्ट्रियल वर्कर इन द सोलापुर अटैक्ड ऑल स्ट्रक्चर वाज सिविलाइज्ड ब्रिटिश रूल। ये सब क्या बताया? ब्रिटिश रूल को सिविलाइज करा। द फ्राइट एंडेड गवर्नमेंट रिस्पॉन्स द पॉलिसी ऑफ द ब्रूटल रिप्रेशन। लोग बाग डर चुके थे गवर्नमेंट के ब्रूटल रिप्रेशन से, रिप्रेशन से मतलब रिस्पॉन्स से। गवर्नमेंट ने कैसे ब्रूटल रिस्पॉन्स करा और लोगों को मारा धाड़ा, तो इस वजह से लोग बाग थोड़े डर चुके थे। पीसफुली सत्याग्रह अटैक, एक पीसफुल सत्याग्रह अटैक कर जिसमें वुमेन्स और चिल्ड्रंस थे। कम से कम 1 लाख लोगों को मार दिया गया और अरेस्ट कर लिया गया। क्यों कराया सब तुमने ब्रिटिशर? इसके बाद क्या हुआ देखो, इसके बाद क्या हुआ? वायलेंस ऑफ द एवरीवेयर, सब जगह वायलेंस हो गया। वायलेंस सब जगह फैल गया था। महात्मा गांधी अगेन डिक्लाइन द कॉल ऑफ द मूवमेंट। महात्मा गांधी ने फिर कहा बंद करो मूवमेंट, बंद कर दो। फिर से मूवमेंट वायलेंट हो गया। एंटर द पैक्ट ऑफ द अरविंद विद द पैक्ट ऑफ द अरविंद ऑन द 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 में अरविंद के साथ एक पैक्ट साइन करा। एक्सप्लेन गांधी अरविंद पैक्ट और इसको कहा गांधी अरविंद पैक्ट है। गांधी जी एग्री टू द कॉल ऑफ द मूवमेंट, गांधी जी ने कॉल ऑफ कर दिया मूवमेंट को एंड कंस्टिट्यूट टू द पार्टिसिपेंट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन। लंदन में गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में द गवर्नमेंट आर्ग्यू टू रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर। और लोगों से गवर्नमेंट से कहा कि आप जितने भी प्रिजनर्स हैं ना उनको छोड़ो। तो फिर क्या हुआ? गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। द दिसंबर 1931 गांधी वेंट टू द लंदन, गांधी लंदन गए और द कॉन्फ्रेंस इज द नेगोशिएशन ब्रेक डाउन ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड। उनका वो आया था डिसअपॉइंटेड हुए। मेक इन इंडिया ही डिस्कवर्ड द गवर्नमेंट हैड बीन न्यू साइकिल ऑफ द रिस्पेंशन। वो जब इंडिया में पहुंचे तो उनको पता चला कि वापस यही ब्रिटिशर जेल में डाल रहे हैं हमारे लीडर्स को। गफर खान, जवाहरलाल नेहरू बहुत ही जेल, दोनों जेल में थे। एंड द कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल, और कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। सीरीज ऑफ मेजर हैड बीन इंपोज्ड बाय द प्रीवियस मीटिंग एंड डोमेस्टिक बाइकआउट। और a series of measures has been imposed to prevent and the meeting and by meeting को demonstrate को boycott कर दिया था। the start march in the civil disobedience movement, but this time the movement was not as so successful। पर इस टाइम पे मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ। गांधी जी का वापस मूवमेंट चालू करते हैं। For 1 year the movement continued but 1934 it lost its momentum। एक साल तो मूवमेंट अच्छा चला पर उसके बाद इसने इसका मोमेंटम तोड़ दिया। इसलिए दोस्तों रोज पढ़ाई करनी चाहिए तो मोमेंटम टूट जाता है। फिर क्या हुआ? हाउ पार्टिसिपेंट्स शो द मूवमेंट, कॉन्टेक्ट ऑफ द टॉपिक, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड पार्टिसिपेंट्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, विलेज एंड टाउन, रिच पीजेंट, पुअर पीजेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड वर्कर्स एंड वुमेन्स। इन लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट करा था। हाउ पार्टिसिपेंट्स शो द मूवमेंट, पार्टिसिपेंट रिच पीजेंट एंड डिसोबीडियंस मूवमेंट बिकम द प्रेशर ऑफ द कमर्शियल कॉप एंड दे वर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट प्राइसेस। जो कमर्शियल क्रॉप करने वाले फार्मर थे उनके साथ क्या हुआ? इट वाज डिफिकल्ट टू देम टू पे द रेवेन्यू डिमांड, मतलब वो डिफिकल्टी हो रही थी कि वो गवर्नमेंट की डिमांड को पे करें टैक्स उनको। रिफ्यूज द गवर्नमेंट टू रिड्यूस रेवेन्यू, गवर्नमेंट से कहा कि भैया रेवेन्यू कम कर दो, है ना। द वाइल्ड सेटलमेंट और दे फाइट फॉर स्वराज एंड स्ट्रगल हाई रेवेन्यू। उन्होंने स्वराज के लिए फाइट करी और कहा कि हमको हाई रेवेन्यू जो देते हो ना तुम, हाई रेवेन्यू देते हो उसके बंद करो। दे डिसअपॉइंटमेंट, है ना। ये था उनका डिसअपॉइंटमेंट। पार्टिसिपेंट पुअर फार्मर का क्या पार्टिसिपेंट था इंटरेस्टेड लोअरिंग द रेवेन्यू डिमांड। उन्होंने भी कहा कि हमारा रेवेन्यू कम करो। दे वांटेड द अनपेड रेंट ऑफ द लैंड वुड बी लिमिटेड, मतलब वो चाहते थे कि जो लैंड का वो अपने जो पे नहीं करा वो जमीन को वापस दे दी जाए। जॉइन द वेस्ट रेडिकल मूवमेंट ज्वाइन करा। लीडर सोशलिस्ट और कम्युनिटी के साथ ये मूवमेंट को ज्वाइन करा। बिजनेस क्लास ने इसमें कैसे पार्टिसिपेट करा? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई थी, है ना। तो देखिए बिजनेसमैन ने कैसे इसमें पार्टिसिपेट करा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मर्चेंट और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना, दे मेड ह्यूज प्रॉफिट, उन्होंने खूब मोटा पैसा बनाया था। दे स्पेंड देयर बिजनेस, उन्होंने अपने बिजनेस को स्पेंड करा था बट ब्रिटिश रूल वालों ने कहा उन्हें बैरियर लगा दिया उनके बिजनेस के लिए। एक्सप्लेन किसके लिए? दे वांटेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इंपोर्टेंट फॉरेन गुड्स, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे इंपोर्टेंट फॉरेन गुड्स के अगेंस्ट, है ना। रुपीस स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो दे वर डिस्करेज इंपोर्टेंट, दे फॉर्मड इंडियन इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल कांग्रेस।
इन लोगों ने बिजनेस में प्रॉफिट बनाने के लिए क्या बनाया, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड कमर्शियल कांग्रेस में भाग लिया 1920 में। दे फेडरेशन इन द इंडियन चैम्बर ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI इन 1927 में इन्हें FICCI बनाई अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। दे वांटेड द प्रोटेक्शन ऑफ द इंपोर्टिंग ऑफ द फॉरेन गुड्स इंपोर्ट करने वाली चीजों पे क्या चाहते थे, प्रोटेक्शन चाहते थे दोस्तों, है ना। हाउ पार्टिसिपेंट वाज मूवमेंट, पार्टिसिपेंट ने मूवमेंट को कैसे शो करा, पार्टिसिपेंट वाज द एक्सपेंशन ऑफ द CDM क्या चीज है उसके बारे में पढ़ते हैं। प्रमोटिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन, पुरुषोत्तम ठाकुरदास एंड GD बिरला, पुरुषोत्तम ठाकुरदास एंड GD बिरला, इन दोनों भाई साहब, इन दोनों ने क्या करा था, सपोर्ट द सिविल डिसोबेडियंस मूवमेंट, का सपोर्ट करता था। देखिए फाइनेंशियल असेंबली में बाय सेल एंड प्रोडक्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट भी करा था, बाय से कोई भी चीज को खरीदना बेचने के लिए, बाय टू सेल एंड बाय एंड सेल द गुड्स, है ना। नो most of the businessmen come to see the Swaraj at the time when colonial restriction of the business for no longer justice and trade and industry would have flourished without the constituents. फेलियर ऑफ द सेकंड राउंड टेबल के फेलियर के बाद क्या हुआ, डिसअपॉइंटमेंट हुआ, प्लस दे वर अप्रोप्रिएट एंड सेपरेट मर्चेंट एक्टिविटीज को बंद कर दिया गया। वरीड अबाउट द प्रोपेगेंडा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिस्ट्रप्शन ऑफ द बिजनेसमैन इसके बारे में वरीड हो गए, परेशान हो गए। दे ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सेकुलरिज्म अगेंस्ट द यंग मेंबर ऑफ द कांग्रेस के जो यंग मेंबर थे वो भी इसको लेकर परेशान हुए। द पार्टिसिपेशन ऑफ द शो ऑफ द मूवमेंट, द पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन द सिविल डिसोबेडियंस मूवमेंट में क्या पार्टिसिपेशन वाज नॉट लार्ज नंबर, वर्कर का ज्यादा लार्ज नंबर का पार्टिसिपेशन नहीं था। इंडस्ट्रियलाइजिस्ट कम टू द कांग्रेस, वर्कर अलूफ ही रहते थे, दूर रहते थे। देखो पूरी चीज को हम समझाते हैं। 1930 से 1932 तक वर्कर ने पार्टिसिपेशन क्यों नहीं करा, देखिए फिर उसके बाद क्या हुआ, जो हमारे वर्कर्स थे उन्होंने कहा हमको पार्टिसिपेट में क्यों करेंगे, पार्टिसिपेट वर्कर्स ने नहीं करा। क्या हुआ दोस्तों, वर्कर्स जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया इसमें सिविल डिसोबेडियंस में इतना ज्यादा, क्योंकि वो परेशान हो चुके थे। उनको तो उनकी वर्किंग क्लास, क्योंकि देखिए कांग्रेस बिजनेस क्लास को ज्यादा सपोर्ट करती थी, है ना। तो वर्किंग वर्कर्स ने सोचा कि ये तो हमारे वर्कर्स क्या चाहते थे कि उनकी वर्किंग आवर रिड्यूस हो, तो बिजनेस वाले लोग को लॉस होगा, तो वर्कर ने उनको इसलिए सपोर्ट नहीं किया। इसी तरह से दलित जो थे उनको भी कांग्रेस ने इतना सपोर्ट नहीं किया, कांग्रेस ने सपोर्ट करा अप्रकाश हिंदूज को, तो वो लोग भी इस मूवमेंट से खुश नहीं थे। तो फिर दलित ने अपनी एक एसोसिएशन बनाने की सोचा, और जिसको कहते हैं सिविल डिसोबेडियंस मूवमेंट का, वो पूना पैक्ट के तहत वो चीज रिसॉल्व हुई। क्या हुआ था, इधर गिव द डिफरेंस कास्ट लेटर नोन एज सिविल कास्ट, जो सिविल कास्ट में माने जाते हैं, सीट प्रोविजनल काउंसिल लेजिस्लेचर बट दे वर बी वोटेड इन द जनरल इलेक्टोरेट, मतलब उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट था, जैसे पाकिस्तानी सेपरेट देश वैसे उन्होंने कहा कि हमको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। पर गांधी जंक्शन पे बैठ गए, उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते देश को बंटवारा करना। तो अम्बेडकर से बोला गांधी जी ने सब लोगों ने कि सीनियर लीडर है, आपकी इज्जत करनी चाहिए। फिर इन दोनों के बीच में साइन पूना पैक्ट साइन हुआ 1931 में, और इस पूना पैक्ट के तहत ये हुआ कि इनको रिजर्व सीटें दे दी जाएगी, इलेक्टोरेट की जगह। फिर क्या हुआ, सिविल डिसोबेडियंस बिटवीन हिंदू और मुस्लिम के बीच में सिविल डिसोबेडियंस मूवमेंट हुआ। आफ्टर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद क्या हुआ, एंड खिलाफत मूवमेंट के बाद क्या हुआ, ए लार्ज सेक्शन ऑफ द मूवमेंट फेल अमंग द कांग्रेस, लार्ज सेक्शन ऑफ द लोग फेल अमंग कांग्रेस। एंड मिड ऑफ द 1920 कांग्रेस कम टू बिकम विजिबल एसोसिएशन विद द हिंदू रीजनल कांग्रेस, एक तरह से मेन बात है, कांग्रेस हो गई हिंदू महासभा की तरफ, और क्या बोलते हैं मुस्लिम्स ने बना ली अपनी एक क्या बोलते हैं मुस्लिम लीग, है ना। तो इससे इनके रिलीजन्स वो क्या बोलते हैं, इनके बीच की दूरियां बढ़ गई और कॉन्फ्लिक्ट होने लग गए, है ना। एमआर जेकर और मोहम्मद अली जिन्ना, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गए, क्योंकि एमआर जेकर 1928 में हिंदू महासभा के लीडर थे स्ट्रांगली, और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के लीडर थे। फिर क्या हुआ दोस्तों, नेशनलिज्म क्या होता है, नेशनलिज्म तो पीपल बिगिन टू बिलीव द पार्ट ऑफ द सेम नेशन एंड दैट्स द पीपल को पता चले कि वो सेम नेशन के हैं, यूनिटी हो उनके अंदर। हाउ डिड द पीपल डिफरेंट कम्युनिटीज रीजन लैंग्वेज ग्रुप सेंस ऑफ बिलोंगिंग, को सेंस ऑफ बिलोंगिंग हमने पहले बात कर ली थी। द सेंस ऑफ बिलोंगिंग की साइड द इमेजेस से झंडे बनाए गए, नेशनल फ्लैग बनाया गया, एंड द ओथ्स बनाए गए, गाने बनाए गए। द हेल्प टू क्रिएट इमेजेस इन द पीपल टू आइडेंटिफाई नेशन, इंडिया इमेज बनाई भारत माता की बनाई, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी ये ड्राइंग, है ना। इन 1970 ही रोट वंदे मातरम, वंदे मातरम भी लिखा था, 1970 में वंदे मातरम लिखा, और हमारी पृथ्वी को मदरलैंड बनाया। लेटर ही इंट्रोड्यूस द नोवेल, उन्हें नोवेल भी लिखी, है ना। फिर उसके बाद sang ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट ऑफ बंगाली, फिर उसके बाद लेटर ही इंक्लूड इस नोवेल। फिर उसके बाद आता है हमारी भारत माता की पेंटिंग पे, द भारत माता रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये लिखी थी, भारत माता की पेंटिंग को बनाया था। भारत माता रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी 1905 में, डिस्प्लेइंग द लर्निंग ऑफ द फूड एंड द क्लोथिंग ऑफ द माला इन वन हैंड, एम्फसाइज द एशियाटिक क्वालिटी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर एंड रवि वर्मा बिफोर हिम ट्राइड टू डेवलप स्टाइल ऑफ द पेंटिंग इवन थ्रू इंडियन। तो इंडिया भारत माता जी की पेंटिंग बनाई थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत माता इज द पेट्रोल एंड एसोसिएट, शी इज अ क्लेम फॉर कंप्लीट डिवाइन स्पिरिचुअलिटी, और डिवाइन और स्पिरिचुअलिटी को दर्शाती थी। इन द सबकॉन्टिनेंट ईयर द इमेज भारत माता एक्वायर्ड मेनी डिफरेंट फॉर्म एंड पॉपुलर प्रिंट एंड वेयर डिफरेंट आर्टिस्ट, मतलब वो अपनी डिवाइन क्लास से मानी जाती थी, स्पिरिचुअलिटी से जानी जाती थी, आध्यात्मिक छवि उनकी दिखती थी। एक्वायर्ड डिफरेंट फॉर्म इन द पॉपुलर सिटी पेंटेड द डिफरेंट आर्टिस्ट, हर डिफरेंट आर्टिस्ट ने उनकी पेंटिंग को पेंट करा, है ना। एस एडवांस वन नेशनलिज्म, इससे नेशनलिज्म की भावना जाएगी, सब लोगों ने साम भारत माता के बच्चे हैं, हम भारत माता के बच्चे इंडियंस हैं। द सेंस ऑफ द कलेक्टिव बिलोंगिंग से जाएगी जवाहरलाल नेहरू, द पॉपुलर प्रिंट टू जवाहरलाल नेहरू पॉपुलर प्रिंट से, है ना। सेंस ऑफ कलेक्टिव मेमोरी आइडिया ऑफ द मूवमेंट, इंडियन फोकलोर, और लोगों को वापस उनका इतिहास याद दिलाया कि ये ग्लोरियस पास्ट के बारे में बताया कि आपका पास्ट इतना बेगानी महान राजा थे, जब ये ब्रिटिशर्स क्या बोलते हैं उबाल सब्जी खाते थे, तब हमारे मसाले थे, हम भारत के थे, सोने की चिड़िया में कहा जाता था। तो ये फोकलोर लिखा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, और नीतीश शास्त्री ने फॉर तमिल कविताएं लिखी मद्रास में, और रविंद्रनाथ टैगोर ने राइम्स लिखी में, और फोकलोर जिसे वंदे मातरम रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। वंदे मातरम नाम का एक फ्लैग बनाया गया, नेशनलिज्म आइकन, सिंबल ऑफ द पीपल, जो कि पीपल को इंस्पायर करे नेशनलिज्म के लिए, है ना, नेशनलिज्म के लिए। फिर नेशनलिज्म आइकन को सिंपल इंस्पायर द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। स्वराज फ्लैग बनाया गया 1921 में, गांधी जी है डिजाइन स्वराज फ्लैग, गांधी जी ने डिजाइन करा स्वराज फ्लैग का। इट वाज ट्राई करा, ये 3 कलरों में था, रेड ग्रीन और व्हाइट में, हैंड्स स्लिंग व्हील एंड रिसर्टिंग द गांधीयन आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प। इसने गांधी जी के आइडिया को बताया जो कि सेल्फ हेल्प को दर्शाता था, बिकम सिंबल ऑफ डिफेंस, जो सिंबल ऑफ डिफेंस बना। और इसी के तहत हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू दोस्तों, कीप लर्निंग।